Assalamualaikum. Please like the video. Thank you. देवता एपिसोड 170। थोड़ी देर बाद ही पौमी कमरे में दाखिल हुई। दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया। कमरे में कोई तीसरा नहीं था। पौमी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। हीरा स्वामी ने उसे टटोलती हुई आंखों से देखकर पूछा, यह क्या हरकत थी? मैं आपसे मिलना चाहती थी। इंक्वायरी ऑफिस में जाकर पूछा तो पता चला आपसे मिलने के लिए बड़ी रियाजत करना होगी। बहुत अरसा लगेगा और मैं आज ही आपसे मिलना चाहती थी। मुझसे मिलना जरूरी क्यों है? दो बातें हैं। एक तो यह कि आपसे अकीदत है। मैं आपको करीब से देखना चाहती थी। मुझे यह फख्र हासिल हो गया। मैं सबके सामने सर उठाकर कह सकती हूँ कि मैंने भगवान से बराह रास्त मुलाकात की है। वो उसी तरह चुभती हुई नजरों से उसे देख रहा था। उसने पूछा, और दूसरी बात क्या है? मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ पनाह लेने आई हूँ, लेकिन मैं किसी नशे को हाथ नहीं लगाती और ना ही किसी को अपने करीब देखना पसंद करती हूँ। जबकि यहाँ इबादत और मोहब्बत में जहन को मरकूज करने के लिए भंग पीना लाजमी है। यहाँ लड़के और लड़कियां बड़ी आज़ादी से मिलते हैं। मुझे ये बातें पसंद नहीं। तुम्हें पसंद नहीं है और मेरे आश्रम में भी रहना चाहती हो, इसलिए कि यहाँ कोई हथियार लेकर नहीं आ सकता, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या तुम्हें किसी से नुकसान पहुंचने का अंदेशा है? हाँ, वो एक नहीं कई हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। वो मेरे महबूब को अगवा करके ले गए हैं। कहते हैं वो जिंदा है, लेकिन मैं उनके हाथ ना आई तो उसे हलाक कर दिया जाएगा। तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम लियू चिन है। मैं चाइना टाउन की रहने वाली हूँ। मेरे महबूब का नाम माइकल गार्सन है। वह हमारे मकान में एक किराएदार था। मुझे उससे मोहब्बत हो गई। हीरा स्वामी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठ रहा था और पौमी को तवज्जो से देख रहा था। फिर उसने कहा, मोहब्बत अच्छी चीज है, मगर दुश्मनी क्यों कर रही हो? माइकल गार्सन में ऐसी क्या बात है कि उसे अगवा कर लिया गया? वो अचानक ही दौलतमंद बन गया था। एक शाम नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस लाया। इसके बाद हम पर तबाही आने लगी। मेरा नौजवान भाई मारा गया। जिन लोगों ने मेरे भाई और उसके दोस्तों को कत्ल किया, उन्होंने हमसे वादा किया कि माइकल गार्सन उनके काम आएगा तो हमारा नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस वापस कर दिया जाएगा। मैं और गार्सन इस बात के लिए आमादा हो गए। हमारा वो ब्रीफकेस वापस कर दिया गया, लेकिन हम मौका पाते ही वहां से फरार हो गए। वो माइकल के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करके उसकी सूरत बदलना चाहते थे। पता नहीं उससे किस तरह का काम लेना चाहते थे। अच्छा, तो तुम अपने महबूब के साथ फरार होने में नाकाम रही? हाँ, उनके हाथ बहुत लंबे हैं। माइकल मुझे एक होटल में छोड़कर किसी काम के लिए बाहर गया, फिर वापस नहीं आया। मैं कल से इंतजार कर रही हूँ। आज सुबह मुझे होटल में किसी ने फोन किया। कहने लगा मैं होटल से बाहर निकलकर फुटपाथ पर चलती रहूं। एक सुर्ख रंग की कार मेरे करीब आकर रुकेगी। उसका पिछला दरवाजा खुलेगा। मुझे उस कार में बैठ जाना चाहिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो माइकल को मार डाला जाएगा। मैंने उनसे वादा किया कि उनके हुक्म की तामील करूंगी। हीरा स्वामी ने पूछा, फिर तुमने तामील नहीं की? कैसे करती? एक तो वो उनकी गिरफ्त में आ गया था। पता नहीं वो उससे क्या चाहता था। मैं माइकल की मोहब्बत हूँ, उसकी कमजोरी हूं। वो मेरे जरिए उससे अपना काम निकालना चाहते थे। इसलिए होटल के पिछले दरवाजे से निकलकर एक टैक्सी में यहां चली आई। जब मुझे मालूम हुआ कि आपसे मिलने में काफी अरसा लगेगा तो मैंने बहुत मजबूर होकर ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया। कोई बात नहीं, दुश्मन तुम्हें मजबूर कर रहे हैं। तुमने मुझे मजबूर करके गलती नहीं की। क्या माइकल की तस्वीर तुम्हारे पास है? पौमी ने परस में से तस्वीर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने कॉल बेल का बटन दबाया। एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसने माइकल की तस्वीर देते हुए कहा, यह माइकल गार्सन है। आज रात डिनर से पहले मुझे मालूम होना चाहिए कि यहाँ कहाँ है, किन लोगों ने इसे अगवा किया और वो लोग इससे क्या चाहती हैं। आने वाला सर झुकाकर वापस चला गया। हीरा स्वामी ने पौमी के करीब आकर उसके शाने को थपकते हुए कहा, मेरे करीब आने का ये अंदाज मुझे बहुत पसंद आया है। जब तक तुम्हारा माइकल तुम्हें नहीं मिलेगा तुम मेरी मेहमान रहोगी। एक उधेड़ उम्र की औरत कमरे में दाखिल हुई। अगरचे वो उम्र में ज्यादा थी, मगर सेहतमंद और खूबसूरत थी। उसने गहरवे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। हीरा स्वामी ने कहा, लियू चिन, ये नीलमा है। पौमी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं पहली बार आश्रम में आई हूँ, लेकिन माँ नीलमा दासी का नाम बहुत सुना है। सभी आपकी इज्जत करते हैं, मैं भी करती हूँ। माँ नीलमा दासी ने आगे बढ़कर बड़े ममता भरे अंदाज में उसे देखा, फिर उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। हीरा स्वामी ने कहा, नीलमा, यह लड़की मेरी मेहमान है। किसी को पता न चले कि हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं, वरना दूसरे अकीदतमंद भी इसके नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसी ही जिद करेंगे, ऐसे ही अंदाज में मेरे करीब आने की कोशिश करेंगे। इस तरह मेरी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, मैं अपनी तकरीर खत्म करने के बाद आऊँगा। वह फिर स्टेज की तरफ जाने लगा। उसने मलमल की धोती बांध रखी थी, ऊपर से गैरवे रंग का कुर्ता पहन लिया था। जिस तरह सर्दी के मौसम में शाल को तह करके शानों पर डाला जाता है, उसी तरह गैरवे रंग की एक चादर उसके शानों पर पड़ी हुई थी। उस चादर पर हर जगह छोटे छोटे हरूफ में लिखा हुआ था, करम से धर्म, धर्म से करम। वो सेहतमंद और कद्यावर था। चेहरे पर कशिश तो नहीं थी, अलबत्ता शैतानी रोब और दबदबा था। कोई उसे नजरें नहीं मिला सकता था।
आंखें मिलते ही सर झुक जाते थे। अमेरिका जैसे मुल्क में गहरे रंग की धोती कुर्ते ने एक अनोखापन पैदा कर दिया था। जवान लड़के और लड़कियों से ऐसे देखते जैसे कोई साधु महाराज बरसों की तपस्या के बाद किसी गार से निकल कर आए हों। वो कमरे से जा रहा था, पिछला दरवाजा खोलकर स्टेज पर पहुंचना चाहता था। उसी वक्त मां नीलमा दासी ने मुखातिब किया, स्वामी, हमारे आनंद की कोई खबर है? उसे आज सुबह पहुंचना चाहिए था। भगवान हीरा स्वामी ने घूमकर मां नीलमा दासी को घूर कर देखा, फिर सख्त लहजे में कहा, मैंने कितनी बार समझाया, पीछे से आवाज न दिया करो। विजय आनंद कोई नादान बच्चा नहीं है, सुबह नहीं आया तो शाम को आ जाएगा। वह दरवाजे से गुजरकर नजरों से ओझल हो गया। नीलमा दासी सर झुकाए यूं खड़ी हुई थी जैसे किसी के ख्यालों में गुम हो। उसके चेहरे पर ममता का नूर था। उसे देखते यूं लगता था जैसे किसी मोहब्बत करने वाली मां को देख रहे हो। पोमी ने मुखातिब किया। वो ख्यालात से चौंक गई। उसे देखने लगी जैसे अब तक तन्हा रही हो। उसने पूछा, बेटी तुम क्या कह रही हो? मैं पूछ रही हूं ये विजय आनंद कौन है? वो खुश होकर बोली, मेरा बेटा है, मेरा बहुत ही प्यारा बेटा है। 22 बरस का हो गया मगर बिल्कुल बच्चा है। मुझसे अभी तक वैसा ही लाड प्यार करता है जैसे मेरी गोद में खेल रहा हो। मुझे न्यूयॉर्क का माहौल पसंद नहीं, इसलिए हमने उसे कनाडा के मेडिकल हॉस्टल में रखा है। 2 बरस के बाद वो एक काबिल डॉक्टर बन जाएगा। मैं उसके लिए बहुत बड़ा अस्पताल तामीर करा रही हूँ कि वो देखने के काबिल है। उसे अपने देश भारत से बहुत मोहब्बत है। वो कहता है वहीं प्रैक्टिस करेगा। मैंने समझाया, पहले अमेरिका में चंद सालों तक प्रैक्टिस करता रहे, फिर यहाँ से अपने देश जाएगा तो बड़ी कदर होगी, क्योंकि हमारे यहाँ विदेशी डॉक्टरों को सर आंखों पर बिठाया जाता है। देसी डॉक्टरों को घर की मुर्गी दाल बराबर समझा जाता है। वो अपने बेटे की तारीफ में बोल रही थी, बोलती ही जा रही थी, थकने का नाम नहीं लेती थी। आखिर बेटा था, उसका जी चाहता था वो दिन रात उसकी तारीफें करती रही। दुनिया तस्लीम कर ले कि बस ये एक ही माँ है, एक ही बेटा आज तक ऐसा जन्म दिया गया है जिसके सामने किसी और की तारीफ नहीं की जा सकती। वैसे दुनिया की हर माँ अपनी औलाद को सबसे अहम और अफजल समझती है। पोमी उसे देखे जा रही थी, उसकी बातें सुनकर मुस्कुराती जा रही थी। वो अपने बेटे का जिक्र करते करते चौंक गई, फिर बोली, मुझे माफ करना, मैं जाने क्या बोलती जा रही हूँ। अब हमें चलना चाहिए, स्वामी जी थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो नीलमा दासी के साथ कमरे से बाहर आई। आश्रम के कारिंदे उनके आगे पीछे होकर चलने लगे। पोमी ने कहा, माँ जी, मैं कुछ अरसे हिंदुस्तान और बर्मा में रह चुकी हूँ। मुझे पता है किसी कर्म धर्म और बड़े ज्ञान वाले शख्स को स्वामी कहते हैं, लेकिन औरतें अपने शौहर को स्वामी कहती हैं। क्या भगवान हीरा स्वामी आपके शौहर हैं? वो चलते चलते जरा ठिठक गई, फिर आगे बढ़ते हुए बोली, नहीं तो वो भला शौहर कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? वो ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं। वो बीवी बच्चे और घर गृहस्थी से दूर रहते हैं। इस संसार के तमाम लोगों को अपनी औलाद समझती हैं। वो आश्रम चूंकि 1 मुरब्बा मील तक फैला हुआ था, इसलिए छोटी रेलवे लाइन की तरह पटरियां बिछी हुई थीं। उन पर छोटी छोटी ट्रॉलियां चलती थीं। वहां के कारिंदे उस पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। पोमी और नीलमा दासी एक ट्रॉली पर बैठकर उस मैदानी हिस्से में पहुंच गईं जहां एक हेलीकॉप्टर मौजूद था। वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर पिछली सीट पर आ गई। आधे घंटे के बाद भगवान हीरा स्वामी अपने कारिंदों के हजूम में वहां आया। उसने हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचकर पोमी पर एक नजर डाली, फिर अपनी सीट पर बैठकर पायलट से कहा, हम शिकागो जा रही हैं। मां नीलमा दासी ने चौंक कर पूछा, हम शिकागो क्यों जा रही हैं? उसने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा, मैंने कितनी बार समझाया है, पीछे से कोई सवाल न करो। मैंने आनंद के पास खबर भेज दी है, वो शिकागो पहुंचने वाला है। मां नीलमा दासी मुतमईन हो गई। हेलीकॉप्टर परवाज करने लगा। मैंने पोमी को मुखातिब करते हुए कहा, तुम बंदूक की गोली की तरह चश्मे ज़दन में कहीं भी पहुंच जाती हो। आखिर इतनी जल्दी भगवान हीरा स्वामी तक कैसे पहुंच गई? उसने पूछा, क्या अभी मेरे पास आए हो? हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। फरहाद, तुम जहन्नुम में मिलने का वादा करो तो वहां भी तेजी से पहुंच जाऊंगी। बस अपना वादा याद रखो। मैं भगवान हीरा स्वामी के खुफिया अड्डों तक पहुंच कर रहूंगी और तुम वहां मुझसे मिलोगे। इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। ये बताओ, तुम्हें रेनी का ताकुब करने के लिए कहा था, तुम आश्रम कैसे पहुंच गई? उसने बताना शुरू किया था। मैंने कहा, अभी ठहर जाओ, मेरा दिमागी तौर पर हाजिर रहना जरूरी है। तुम शिकागो पहुंचो, मैं अभी आ रहा हूं। वो खुश होकर बोली, क्या तुम शिकागो में मिलोगे? इतनी जल्दी कैसे आ सकता हूँ? ख्याल ख्वानी के जरिए आऊंगा। मैंने राब्ता खत्म कर दिया। शाम के 6 बज चुके थे। बाहर अंधेरा फैल रहा था। रिहायशगाह के अंदर कुमकुमे रोशन हो चुके थे। मैंने कद्दियावर आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। मेरे जिस्म पर ऑफ वाइट सूट था, उसके साथ गहरे सुर्ख रंग की बो गले से बंधी हुई थी। यह लेडी रोजीना के दुल्हा का मखसूस लिबास था। लेडी के पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू मेरे लिबास में उमड़ रही थी। पाँव में रबड़ सोल के जूते थे। मैं खुद को देख रहा था और सोच रहा था, आखिर सोनिया कब तक खामोश और पुरस्कार बनी रहेगी? ऐसा भी तो हो सकता था कि वो खुदा न खास्ता किसी मुसीबत में फंस गई हो, मुझे खतरे का सिग्नल ना दे सकती हो। मैं ऐसे में उसका इंतजार ही करता रह जाऊंगा और लेडी रोजीना के देखे अनदेखे जाल में
इस तरह फंस जाऊंगा कि निकलना मुहाल हो जाएगा। एक कनीज हाथों में ट्रे उठाए मेरे पास आई। उस ट्रे में मशरूब से भरा गिलास रखा हुआ था। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए पर्सनल गार्ड से पूछा, क्या मुझे ये मशरूब पीना चाहिए जो एक कनीज लेकर आई है? पी सकते हो, मैंने ही भेजा है। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने गिलास उठाकर पीना शुरू किया। कद्दे आदम आईने के सामने एक चांदी की तश्तरी पर रुमाल रखा हुआ था। मेरे लिए यहाँ जो भी चीज़ आती थी वो चांदी की ट्रे या प्लेटों में रखी होती। मैंने पीने के बाद गिलास को एक तरफ रखा, फिर रुमाल उठाकर मुंह पहुंचना चाहता था। मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने उसे खोलकर देखा तो अंदर एक कागज़ की पर्ची थी। बेख्तियार दिल धड़कने लगा। दिमाग ने फौरन कहा, सोनिया का पैगाम है या खतरे का सिग्नल। मैंने उस पर्ची को रुमाल के अंदर से निकाला, उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। वो सोनिया की तहरीर थी। उसने लिखा था, अल्लाह ने चाहा तो तुम शादियां करते करते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नुमाया मुकाम हासिल कर लोगे। बाय द वे, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। बस इतना ही लिखा था। गिलास में थोड़ा सा मशरूब रह गया था। मैंने उस पर्ची को उसमें डबो दिया ताकि कागज़ अच्छी तरह भीग जाए और तहरीर मिट जाए। ये इत्मीनान हो गया कि वह मेरे आसपास मौजूद है। लेकिन उसने खुद को पुरस्कार बनाकर अच्छा नहीं किया। मुझ में तजस्सुस पैदा कर दिया। पहले उसे इतना याद नहीं करता था जितना अब उसके मुतल्लिक सोचता रहता था। वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। मेरे पास आती है तो पता नहीं चलता। जाने के बाद मेरे एहसासात में खुशबू की तरह रची बसी रहती है। मेरे कमरे में कितनी ही कनीज़ें आ गईं। वो एक जैसा आसमानी रंग का लिबास पहने हुए थी, खूब सजी बनी हुई थी। उनके साथ पर्सनल गार्ड और मरियम भी थी। मरियम ने कहा, यह सब तुम्हारी बारात में जाने के लिए साथ आई हैं। पर्सनल गार्ड ने कहा, हमें चलना चाहिए, लेडी रोजीना इंतजार कर रही होंगी। मैं कमरे से निकलकर बाहर आया। तमाम कनीज़ें मेरे अतराफ के तार में खड़ी हो गईं। धीमे सुरों में गुनगुनाने लगीं। वो गुनगुनाहट गीत में बदल रही थी और गीत यकीनन तुर्की जुबान का होगा। मैं उनके दरमियान रिहाइशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ एक ऐसे कमरे में पहुंचा जो हॉल नुमा था लेकिन अंदर तारीकी थी। मेरे साथ आने वालियों ने अपनी अपनी आंखों पर एंटीडोर गॉगल्स चढ़ा लिए। एक चांदी की तश्तरी में ऐसे ही एक गॉगल पेश किया गया। मैंने उसे पहन लिया। अंदर कदम रखा तो उल्लू की तरह तारीकी में सब कुछ नजर आने लगा। मैं अपनी जिंदगी में अजीबोगरीब हालात से गुजरता रहा हूँ। मौजूदा सिचुएशन भी अजीब सी थी। उस तारीख हॉल में बिछी हुई कुर्सियों पर कितनी ही लड़कियां बैठी हुई थीं, कितने ही मर्द भी थे। चूंकि इस फार्म की मालिका शादी कर रही थी इसलिए कुछ मर्दों को आने की इजाजत मिल गई। हॉल के अंदर दाखिल होते ही लेडी रोजीना नजर आई। वह हॉल के पास ही मुंतजिर थी। वो मेरे शाना बशाना कनीज़ों के दरमियान चलने लगी। हम हॉल के आखिरी सिरे में एक बड़ी सी मेज के पास पहुंचे। मेज के दूसरी तरफ मैरिज कोर्ट का एक जज बैठा हुआ था। वो हमें देखते उठ खड़ा हुआ। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाने लगा, शायद हमारे लिए दुआ पढ़ रहा था। वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ मेज के दूसरी तरफ से घूमता हुआ हमारे सामने आया। फिर मेरे हाथ में लेडी रोजीना का हाथ रखकर रस्मी बातें करने लगा। यानी हमसे पूछने लगा, क्या हम होशोहवास में रहकर एक दूसरे को कबूल कर रही हैं और क्या हम जिंदगी भर एक दूसरे के दुख सुख के शरीक रहेंगे। लेडी रोजीना ने अपनी जुबान में और मैंने अपनी जुबान में हामी भर ली। उसने कहा, अब एक दूसरे को शादी की अंगूठी पहनाई जाए। एक चांदी की तश्तरी में 2 अंगूठियां लाई गईं। मैंने एक अंगूठी रोजीना को पहनाई, दूसरी अंगूठी उसने मुझे पहनाई। सब हमें मुबारकबाद देने लगे। वह दुल्हन के सफ़ेद रेशमी लिबास में थी। चेहरे पर सफ़ेद बारीक सा नकाब पड़ा हुआ था। उस नकाब के पीछे से उसका हुस्न ऐसे झलक रहा था जैसे शीशे के जाम से शराब झलक रही हो। पर्सनल गार्ड हमारे पीछे खड़ी हुई थी। उसने कहा, आप मेरे साथ आएं। लेडी रोजीना का हाथ मेरे हाथ में था। मैं उसके साथ पर्सनल गार्ड के पीछे चलने लगा। कनीज़ें हमारे आसपास थीं। हॉल से निकलने से पहले ही बाहर की बत्तियां बुझा दी गई थीं। क्योंकि लेडी हमारे साथ थी, हम मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए उस ख्वाबगाह के सामने पहुंच गई जो मेरे लिए ज़िंदगी का आखिरी दरवाज़ा थी। मुझसे पहले जो यहाँ से गुजर कर गया था जिंदगी की तरफ लौट कर नहीं आया। तमाम कनीज़ें रुक गई थीं। हमारे आगे चलने वाली पर्सनल गार्ड एक तरफ हट गई। मैंने उसे और मरियम को देखा। वो दोनों ही मेरे लिए परेशान थी। लेडी रोजीना ने मेरे हाथ को ज़रा मजबूती से थाम लिया। फिर मुझे लेकर आगे बढ़ते हुए दरवाजे के पास पहुंची। उसे चाबी से खोला। उसने अब तक मेरे हाथ को यूं थाम रखा था जैसे छोड़ते ही भाग जाऊंगा। हम खुले हुए दरवाजे से बाहर आए। पलटकर बाहर खड़ी हुई कनीज़ों को, पर्सनल गार्ड और मरियम को देखा। लेडी रोजीना ने मेरा हाथ छोड़ दिया, फिर दरवाजे को बंद कर दिया, चाबी लगाकर उसे मुकफ्फल भी कर दिया। ख्वाबगाह में भी तारीकी थी मगर सब कुछ नजर आ रहा था। वो खूबसूरती से सजाई हुई ख्वाबगाह थी। दीवारों पर बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें ऐसी थीं जो नए दुल्हा और नई नवेली दुल्हन को बड़ी वजाहत से आदाब बेअदबी सिखाती थी। वह सफ़ेद नकाब के पीछे से मुझे देख रही थी। नीम तारीकी में उसकी आंखें यूं चमक रही थी जैसे बिल्ली अपने शिकार को तक रही हो। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, अपनी जुबान में कुछ कहने लगी। इसके बाद रिसीवर को रख दिया। मैंने देखा रिसीवर रखते ही दरवाजों और खिड़कियों पर नन्ही नन्ही रोशनियां जलती बुझती हुई एक सिमत यूं चल रही थी जैसे बिजली की रौ दौड़ रही हो। मैं समझ गया मेरे बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया है।
मैं उस दुल्हन की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि उसने एक मेज पर रखे हुए कैसेट रिकॉर्डर को ऑन किया। एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी, सॉरी फरहाद, मैं ज़रा बाथरूम जा रही हूँ, तुम इत्मीनान से बैठकर ख्याल ख्वानी कर सकते हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक दरवाजे के पास गई, फिर उसे खोलकर दूसरी तरफ पहुंच गई। नज़रों से ओझल हो गई, दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां ऐसी कोई बात नहीं थी कि खतरा महसूस होता। कोई डरावनापन नहीं था जिससे खौफनाक तजस्सुस कायम होता। वो तो एक आम सी ख्वाबगाह थी। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया, दरवाजे की तरफ देखा। पता नहीं वो कब बाथरूम से आने वाली थी। मैंने सोचा सिर्फ चंद सेकंड के लिए पौमी की खबर लूंगा और वापस आ जाऊंगा। ये सोचते ही मैं उसके पास आ गया। कोई सांप के बिल में हाथ डालकर सलामत नहीं रह सकता। पौमी अगरचे सलामत थी मगर सलामती खतरे में थी। वो शिकागो की एक ऐसी इमारत में पहुंच गई थी जो भगवान हीरा स्वामी की मलकियत थी। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो हीरा स्वामी से कुछ कहना चाहती थी। उसी वक्त 4 लहीम शहीम किस्म के अफराद कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने पौमी को दोनों तरफ से जकड़ लिया। हीरा स्वामी ने उसे तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर देखा। आगे बढ़ते हुए एक दरवाजे के पास गया, उसे खोलते हुए कहा, इस लड़की को हॉल में ले जाओ। मां नीलमा दासी ने हैरानी से पूछा, स्वामी ये आप क्या कर रहे हैं? वह फिर बिगड़ कर बोला, मैंने 1000 बार समझाया, पीछे से मुखातिब ना किया करो, अपने काम से काम रखो। वो लोग पौमी को पकड़कर उसी हॉल में ले गई। हीरा स्वामी भी अंदर आया, फिर दरवाजे को बंद करते हुए बोला, अच्छा तो तुम लियो चेन हो। पौमी चाहती तो जरा सी जिद्दोजहद के बाद उन चारों को जमीन दिखा सकती थी, लेकिन ये दानिशमंदी ना होती। वह दुश्मन के अड्डे में थी, वहां जाने कितने लोग मुसल्ला होंगे। उसने कहा, मैं लियो चेन हूं, लेकिन आप भगवान है या नहीं? मेरे भगवान होने में क्या शुभ है? यही कि आपके आश्रम में कोई किसी पर तशद्दुद नहीं करता। वो गंभीर लहजे में बोला, लड़की यह आश्रम है। वो एक जीने पर चढ़ता हुआ उस हॉल की लॉबी पर पहुंच गया। कहने लगा, तुम माइकल गार्सन को ढूंढने मेरे आश्रम में आई थी। यह नाम सुनते ही मैं तुम्हें उसका पता बता सकता था। 2 दिन पहले ही मुझे मालूम हो गया था कि वो लेडी रोजीना के फॉर्म में है। कल रात को इंकिशाफ हुआ कि वो माइकल नहीं फरहाद है। उसने हमारे एक मास्टर की को मरने पर मजबूर कर दिया। पौमी ने कहा, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मैं अपने महबूब को तलाश कर रही हूँ। माइकल गार्सन जैसे बहरूपी की तलाश करने वाली महबूबा भी लियोचिन के रूप में कोई और हो सकती है। मुझे यकीन की हद तक शुबह है। अगर लेडी रोजीना के फार्म में फरहाद है तो मेरे सामने सोनिया खड़ी है। मैं अपनी ज़ात में मुकम्मल लियोचिन हूँ, किसी बहरूपे माइकल गार्सन को नहीं जानती। भगवान हीरा स्वामी ने कहा, हे रामा, हे कृष्णा, इस संसार में कैसे कैसे पाखंडी और मक्कार रहते हैं। नकल बनकर असल का दावा करते हैं। मैं भगवान हूँ। मेरे सामने असल और नकल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाते हैं। उसने एक हाथ को उठाया, 2 बार चुटकी बजाई। इसके साथ ही उसके पीछे से एक लड़की और एक नौजवान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आए और उसके अतराफ खड़े हो गए। उनके चेहरों पर कागजी नकाब था। भगवान हीरा स्वामी ने हुक्म दिया, अपने नकाब उतार दो। उन्होंने हाथ बढ़ाकर अपने चेहरे से नकाब उठाया तो पौमी एकदम से चौंक गई। उसके सामने लियोचिन और माइकल गार्सन खड़े हुए थे। हीरा स्वामी हंसते हुए कह रहा था, भगवान से झूठ छुप नहीं सकता। ये असल है और तुम नकल हो। तुम खुद जाहिर हो जाओ तो बेहतर है, वरना तुम्हें बेनकाब करने के लिए ऐसी ऐसी दरिंदगी का मुजाहरा किया जाएगा कि फराद की टेलीपैथी भी तुम्हें बचा नहीं सकेगी। इससे आगे मैं कुछ सुन ना सका। मेरी ख्यालख्वानी का रिश्ता खत्म हो गया। मुझे लेडी रोजीना की चीख सुनाई दी थी। मैंने चौंक कर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखा, फिर तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंचकर आवाज दी, रोजीना, क्या बात है? रोजीना, दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। वो दस्तक के बोझ से खुलता चला गया। मैंने अंदर पहुंचकर देखा, वो नहीं थी। वो बाथरूम भी नहीं था। करीब एक जीना नीचे की तरफ चला गया था, यानी यह तय खाने में जाने वाला जीना था। एक खटाके की आवाज़ सुनकर मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वो बंद हो गया था। मैं पलटकर उसके करीब गया, फिर उसके हैंडल को दबाकर खोलने की कोशिश की। वो मुकम्मल हो चुका था। मैंने कई बार उसके हैंडल को झिंझोड़ डाला, उसे खींच कर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। यानी अब ख्वाबगाह में भी जाने का रास्ता नहीं था। मैंने आगे जीने के ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर देखा। दूर तक जीना चला गया था। उसके बाद क्या था कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि तय खाने का फर्श दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आवाज दी, रोजीना, तुम कहाँ हो? मुझे उसकी कराहें सुनाई दी। वो अपनी जुबान में कुछ कह रही थी। मैं समझ तो नहीं सका, लेकिन कराहों से बात समझ में आई कि वो तकलीफ में मुब्तला है। मैं मोहतात अंदाज में जीने से उतरता हुआ नीचे जाने लगा। रोशनी का अच्छा खासा इंतजाम था। शायद लेडी रोजीना रोशनी की वजह से तकलीफ महसूस करते हुए कराह रही होगी। मैं तय खाने के फर्श पर पहुंच गया। वहां मुझे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के वस्त में एक पलंग बिछा हुआ था। पलंग पर लेडी रोजीना बराए नाम लिबास में थी। उसके जिस्म से कितने ही सांप लिपटे हुए थे। वो दहशत ज़दा नहीं थी, ना ही किसी तकलीफ में मुब्तला थी। वो तो लुत्फ हासिल कर रही थी और इन सांपों के जिस्म पर रेंगने से खुशी महसूस करते हुए कराहने के अंदाज में मुंह से आवाज़ें निकाल रही थी। उसने मुझे मुखातिब किया, फरहाद। मैंने चौंक कर देखा, पलंग के करीब रखे हुए
कैसेट रिकॉर्डर से आवाज आ रही थी। ये हमारे सुहाग का कमरा है और आज हमारी सुहाग रात है। इन दीवारों से लगे हुए लोगों को देखो, ये जिंदा नजर आएंगे लेकिन मुर्दा हैं। मैं जीने के निचले हिस्से में खड़ा हुआ वहीं से नजरें दौड़ा रहा था। वहां मुझे 10 अफराद नजर आए। वो सब एक दूसरे से दूर दीवारों से लगे खड़े थे। उनके हाथ सामने बंधे हुए थे, जैसे वो लेडी रोजीना के सामने हाथ बांधे सर झुकाए खड़े हों। कैसेट रिकॉर्डर से जुनूसवानी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने उसके लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की, मगर उसके दिमाग में नहीं पहुंच सका। वो बोलने वाली इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई थी। कैसेट रिकॉर्डर से उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे खुद लेडी रोजीना बोल रही हो। देखो, इन लोगों को देखो, ये मेरे साहब का शौहर हैं जो मुझे पसंद आ जाती हैं। उन्हें यहाँ ले आती हूँ, मगर मुझे मर्दों से नहीं, सांपों से मोहब्बत है। मैं उनसे कहती रही, अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे हासिल करना चाहते हो तो मेरे जिस्म से तमाम सांप नोच कर कुचल दो, अपनी मर्दानगी का सबूत दो, फिर मुझे हासिल कर लो। उन्होंने ऐसे ही किया, मगर मर्दानगी का सबूत देते देते इस साल को पहुंच गए। मैंने उनकी लाशों को मुख्तलिफ अद्वियात के मुरक्कबात से महफूज कर लिया। इनमें तुम्हारा भी इजाफा हो जाएगा, वो बड़े एतमाद से कह रही थी, क्योंकि मेरी वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। मैं अगर बाथरूम का दरवाजा तोड़कर जाना चाहता तो ख्वाबगाह के दरवाजे पर बिजली की रौ दौड़ रही थी। वहां मैं कुछ नहीं कर सकता था। फरहाद अली तैमूर, अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारी वापसी मुमकिन नहीं है। जिंदा रहने का एक ही तरीका है, इन सांपों को मेरे जिस्म से अलग कर दो, इन्हें कुचल डालो, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। तुम्हारे लिए जिंदगी का रास्ता भी खुल जाएगा और यह दुनिया पहले की तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक तुम्हारी होगी। मैंने उसके खूबसूरत जिस्म से लिपटे हुए सांपों को देखा, फिर एक कदम आगे बढ़कर रुक गया। चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। किसी ऐसी चीज की तलाश थी जिसके जरिए दूर ही दूर रहकर सांपों को उससे अलग कर सकूं। अचानक मेरे हलक से चीख निकल गई। यूं लगा जैसे जिस्म में अंगारे भर गए हों। मैंने एकदम से पीछे हटकर देखा। जाने कहां से एक सांप मेरे कदमों के पास चलाया था और उसने मुझे डस लिया था। मैं एकदम से चकरा गया। लड़खड़ा कर गिरते गिरते एक दीवार का सहारा लेकर संभल गया। मैं गिरना नहीं चाहता था, मैं मरना नहीं चाहता था, मगर अंगारे जिस्म में लहू की तरह दौड़ रहे थे। जहर तेजी से फैल रहा था। मैं अपने पैरों पर खड़ा न रह सका। आहिस्ता आहिस्ता दीवार के सहारे को छोड़कर फर्श पर गिर पड़ा। मैं गिरना नहीं चाहता था, मगर गिर चुका था। अब मरना नहीं चाहता था, मगर सांप के जहर से कोई बचा नहीं सकता था। मेरा सर चकरा रहा था, दरो दीवार घूम रहे थे, आंखों के सामने रोशनी बुझ रही थी, अंधेरा छा रहा था। जिंदगी पर आहिस्ता आहिस्ता मौत की तारीकी गालिब आ रही थी। ऐसे ही वक्त मैंने उस डूबती हुई रोशनी में मंजाली को देखा। मंजाली मेरी महबूबा, तुम इस दुनिया में नहीं रही, फिर कहाँ से चली आई हो? क्या तुम सोनिया हो? नहीं, वो सोनिया नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो मेरे कदमों में झुक गई थी। जहां सांप ने डस लिया था वहां अपने होंठ रख दिए थे और जहर चूस रही थी। यह हुनर सोनिया को नहीं आता, सिर्फ मंजाली को आता था, लेकिन फिर भी वो मंजाली नहीं थी। अगरचे मेरा जहन डूब रहा था, फिर भी इस हद तक सोचने के काबिल था कि मैं तसव्वुर में मंजाली को देख रहा हूं और तसव्वुर ही में वो मेरे जिस्म से जहर को चूस रही है। या खुदा, ये क्या माजरा है? मुझे इतना याद है कि सांप ने डस लिया था। मैं इसके बाद एक आध मिनट तक बामुश्किल होश में रहा, फिर होश से बेगाना हो गया। गोया मैं आर्जी तौर पर गुम हो गया। मुझे अपने वजूद का एहसास न रहा। मैं ऐसी हालत में एक दुश्मन औरत के रहमो करम पर था। वो मेरी गर्दन उतार सकती थी, मेरी टेलीपैथी जाने वाली खोपड़ी पर ठोकरें मार सकती थी, और शायद वो ऐसा कर रही हो। क्या हम मरने के बाद ये जान सकते हैं कि कोई हमारी लाश के साथ क्या सलूक कर रहा है? खुदा का शुक्र है मैं अभी जिंदा हूं। वैसे तो ये नाकाबिल यकीन बात है कि सांप डस ले, उसका जहर जिस्म में फैलता जाए और मैं जिंदा रहूं। फिर तो वो सांप ना हुआ, रबड़ का खिलौना हुआ। हम आलम असबाब में हैं। हमारी मौत और हमारी जिंदगी के कैसे कैसे सबब पैदा होते रहती हैं। अनहोनी का मतलब है जो कभी ना हो, और जो अनहोनी हो जाए तो फिर वो खुदा की कुदरत होती है। मसलन गंगा उल्टी बहने लगती है, चिमगादड़ सीधी लटकने लगती है, और जिसकी नब्ज डूब जाती है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है, सांस रुक जाती है, वो कुन फयकुन के मुताबिक जिंदा होकर उठ बैठता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी जवाब के बगैर ही मौत के मुंह से निकल आया था। मेरे जिंदा बच रहने का एक ठोस बुनियादी सबब था। सांप के डसने के बाद मुझ पर घबराहट तारी हो गई। ये कहना चाहिए दहशत तारी हो गई थी, और ऐसा सबके साथ होता है। ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि सांप अगर बेजहर हो, यानी जहरीला ना हो, और वो बदन को छू जाए, तो वो शख्स दहशत से मर जाता है या बेहोश हो जाता है। मुझे जिस सांप ने डसा था वो यकीनन जहरीला था, और उसका जहर मेरे जिस्म में फैलता जा रहा था। ऐसे ही वक्त मैंने तसव्वुर में मंजाली को देखा, जो मेरे पास आई थी और झुककर मेरे जिस्म से जहर को चूसने लगी। दरअसल वो मंजाली नहीं थी, उसकी याद थी, उसका हौसला था कि मुझे दहशत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मंजाली के साथ एक तवील अरसे तक रहते रहते मैं जहर का आदी हो गया था।
उसने इतनी आहिस्तगी से और गैर महसूस तरीके से अपना जहर मेरे लहू में पहुंचाया था कि मामूली सांपों के काटने का असर मुझ पर नहीं हो सकता था। मुझ पर बेहोशी तारी होने की 2 वजूहात थी। पहली वजह तो ये कि मुझ पर दहशत तारी हो गई थी। दूसरी वजह यह कि जिस सांप ने मुझे डसा था वो मामूली नहीं था और गैर मामूली भी नहीं था, अच्छा खासा जहरीला था, लिहाजा मुझ पर कुछ तो असर होना ही था। मैं उसी तय खाने में बेहोश पड़ा रहा। अब तो यूं कहना चाहिए कि बेहोश नहीं था, मदहोश था। सांप के जहर ने मुझ में नशा भर दिया था, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मंजाली से मिलते रहने के दौरान मुझ पर नशा सा तारी हो जाता था। वो मुझे डसती नहीं थी, मेरे अंदर बसती थी। मेरे अंदर आज भी यूं बसी हुई है कि दूसरे जहर के बसने की गुंजाइश नहीं रही। फिर मुझे होश आने लगा। मेरी आंखें बंद थी, मुझे अब तक अपने वजूद का पता नहीं था। अब अपने आप को महसूस कर रहा था। मेरे आसपास गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। इसके बावजूद कान कुछ सुन रहे थे, धक 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 धक। ये मेरे दिल की धड़कनें थीं जो इस गहरी खामोशी और सन्नाटे में सुनाई दे रही थी। मैंने याद करने की कोशिश की, मैं कहाँ हूँ? क्या किसी ख्वाबगाह में सो रहा हूँ? मुझे बेचैनी सी महसूस हुई। ख्वाबगाह का बिस्तर इतना सख्त और खुरदरा नहीं होता। फिर एहसास हुआ कि मैं फर्श पर पड़ा हुआ हूँ। तब मैंने आंखें खोल दी। वही तय खाना था जहां मैं चकरा कर गिर पड़ा था। यकलख्त सब कुछ याद आ गया। मैं फूलों के नहीं कांटों के बिस्तर पर था। हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरी निगाहें बेख्तियार उधर उठ गईं, जिधर एक शाहाना तर्ज के पलंग पर लेडी रोजीना नजर आई थी। उसके जिस्म पर बराए नाम लिबास था, मगर लिबास की कमी सांप पूरी कर रहे थे। कितने ही सांप उसके जिस्म से लिपटे हुए थे, मगर अब वो नजारा नहीं था। जाने वो अपने प्यार करने वाले सांपों के साथ कहाँ गायब हो गई थी। मैं पथरीली दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। दीवार से टेक लगाकर उस तहखाने को देखने लगा। चारों तरफ दूर तक दीवारों से लगे हुए इंसानी मुजस्मे खड़े हुए थे। लेडी रोजीना के बयान के मुताबिक वो तमाम उसके साबका शौहर थे। उनमें मेरा इजाफा होने वाला था। वैसे अब तक तो मैं जिंदा ही था और वो मुझे उनकी तरह मुजस्मा बनाकर रखने वाली पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं उस तहखाने को चारों तरफ से देखना चाहता था। इसके लिए दीवार से हटकर दरमियानी हिस्से में जाना जरूरी था। मैंने वहां से हटने के लिए कदम बढ़ाया तो ठिठक गया। सामने ही फर्श पर एक सांप अकड़ा हुआ पड़ा था। उसकी हालत से पता चल गया वो मुर्दा है। उसे किसी ने मारा नहीं था, वरना वो कुचला हुआ नजर आता। फिर कैसे मर गया? क्या ये वही था जिसने मुझे डस लिया था? अगर ये वही था तो इसका मतलब है कि मुझे डसने के बाद खुद मर गया था। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी। मैंने सुना था और देखा था कि मंजाली को डसने वाले सांप खुद ईंट कर मर जाते थे, क्योंकि वो बराए नाम जहरीले होते थे और मंजाली का जहर उन पर उल्टा असर कर जाता। इसका मतलब ये था कि मेरी वो अलबेली महबूबा अब तक मेरे अंदर जिंदा थी और किसी भी जहर को मुझ तक पहुंचने की इजाजत नहीं दे सकती थी। मैंने आगे बढ़कर उस सांप को जूते की नोक से उलट कर देखा, फिर उसे ठोकर मारकर एक तरफ कर दिया। उस औलनुमा तहखाने की 4 दीवारी निगाहों के सामने थी। कहीं से बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस हॉल के वस्त में आकर खड़ा हो गया, चारों तरफ देखने लगा। बस वही एक जीना था जिससे उतरकर मैं आया था। अब मैं उस जीने पर चढ़कर जाता तो बाथरूम वाला दरवाजा बंद पाता। अगर उसे तोड़कर निकलना चाहता तो लेडी रोजीना की ख्वाबगाह की खिड़कियों और दरवाजों पर बिजली की रो दौड़ रही थी, यानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पलंग के सरहाने वही कैसेट रिकॉर्डर रखा हुआ था। उसके जरिए मैंने लेडी रोजीना की तरफ से बोलने वाली की आवाज़ सुनी थी, जो बोल रही थी वो बेचारी इस दुनिया में नहीं रही थी। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर लिया था। अब वो कैसेट रिकॉर्डर खामोश था। मैंने एक बटन दबाकर कैसेट को रिवाइंड किया, फिर उसे स्टॉप करने के बाद ऑन किया और सुनने लगा। हालांकि कुछ बातें मैं सुन चुका था, बेहोशी के बाद कुछ और कहा गया होगा। ये रिकॉर्डर यकीनन चलता रहा होगा, क्योंकि एक मुकाम पर आकर कैसेट खत्म हो गया था, लेकिन रिकॉर्डर ऑन था। बहरहाल दोबारा ऑन करने पर उस बोलने वाले की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो लेडी रोजीना की तरफ से मुझे बता रही थी कि जितने इंसानी मुजस्मे दीवार से लगे खड़े हैं वो सब उसके साबका शौहर थे। ये बातें मैं पहले सुन चुका था। इसके बाद उसने जो कहा वो मैं सुनाता हूँ। वो बोल रही थी, फरहाद अली तैमूर, मैंने तुम्हें इस तहखाने में बुलाने की जुर्रत की है। मैं जानती हूँ जहाँ तुम और सोनिया पहुँचते हो वहाँ तबाही मचा देते हो। कितने ही दुश्मनों के खुफिया अड्डे तुम्हारे हाथों नीस्तो नाबूद हुए, लेकिन हमने पहले अपने बचाव के इंतजामात कर लिए हैं। हमें खतरा सिर्फ तुम्हारी टेलीपैथी से है। उसे ख़त्म करके हम तुम्हें उंगलियों पर नचा सकते हैं। इसलिए देखो किस तरह हमारी प्लानिंग के मुताबिक एक सांप ने तुम्हें डस लिया है। घबराओ नहीं, तुम्हें मौत नहीं आएगी। इसका जहर तुम्हारे जिस्म में फैलेगा, मगर तुम जिंदा रहोगे। जहर के नतीजे में तुम्हारा जिस्म कमज़ोर होगा, दिमाग उससे भी ज़्यादा कमज़ोर होगा। ना तुम ख्याल-ख्वानी कर सकोगे, ना जिस्मानी कुव्वतों का मुजाहरा कर सकोगे। तुम्हारा कोई हथकंडा काम नहीं आ सकेगा। उसकी बातों से पता चला कि जिस सांप ने मुझे डसा था उसका जहर किसी आम आदमी को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर बना सकता था, मगर मार नहीं सकता था। मुझे भी मार ना सका, लेकिन उनके मंसूबे के मुताबिक मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाना चाहिए था। इसके बरक्स मैं पहले की तरह जिस्मानी तवानाई महसूस कर रहा था। अब दिमाग को आजमाना था।
मैंने ख्याल खुआनी की परवाज़ की। रेड पावर के बॉस के पास पहुंच गया। मेरे मुखातिब करते उसने कहा, फरमाइए जनाब, आप कहाँ हैं? मैं लेडी रोजीना की ख्वाबगाह में गया था, अब उसके तहखाने में हूँ। बाहर निकलने का फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं। आप हुक्म दीजिए, हम उसकी ख्वाबगाह को खोद कर आपको निकाल लेंगे। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने अहम अफराद को हुक्म दीजिए कि वो लेडी रोजीना के फार्म के अतराफ इस तरह छुप कर रहें कि उन पर कोई शुबा न कर सके। ज़रूरत होगी तो उन्हें हमलावरों की तरह फायरिंग करते हुए रिहाइशगाह में दाखिल होना पड़ेगा। उनका मुकाबला सिर्फ उन लोगों से होगा जो रिहाइशगाह के बाहर होंगे। अंदर जो मुसल्लह औरतें होंगी वो उनका साथ देंगी, यानी वो सब मेरी हमायती हैं। लेडी रोजीना की जो ख्वाबगाह है उसकी खिड़कियों और दरवाज़ों पर बिजली की रोह दौड़ रही है। उसे किसी तरह ख़त्म करने के बाद बासानी ख्वाबगाह में दाखिल होकर उसके बाथरूम के दरवाजे को तोड़ा जा सकता है। इसके बाद तुम्हारे आदमी तहखाने में पहुंच सकेंगे और मेरे लिए भी बाहर निकलने का रास्ता बन जाएगा। मैं भी अपने आदमियों को उधर रवाना करता हूँ। आप जब चाहेंगे उन लोगों की आवाज़ें आपको सुना दूंगा, आप उनसे रब्ता कायम कर सकेंगे। मैंने फ़िलहाल उससे रब्ता ख़त्म कर दिया। ये यकीन हो गया कि मैं जिस्मानी और जहनी तौर पर कमज़ोर नहीं हूँ। सांप का जहर मेरे लिए पानी हो गया था। पोमी मेरे लिए मुसीबत में घिरी हुई थी। उसके साथ क्या हो रहा है ये मालूम करना ज़रूरी था, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक अपनी जगह से दिमागी तौर पर गैर हाजिर नहीं रह सकता था। मैंने फैसला किया कि पहले मुझे इस तहखाने की एक एक चीज़ को गौर से देखना और समझना चाहिए। यह भी तो मालूम करना ज़रूरी था कि अचानक लेडी रोजीना कहाँ गायब हो गई और उसने अब तक मेरी खबर क्यों नहीं ली थी। मैंने उन पथरीली दीवारों को छूकर देखना शुरू किया। तहखाने का हॉल बहुत बड़ा था। मैं चारों तरफ घूमकर दीवारों को देखता रहा। ऐसा कोई खुफिया सिस्टम दिखाई नहीं दिया जिसके जरिए इस ख्वाबगाह से बाहर जाने का कोई रास्ता नमूदार हो सकता। आखिर मैंने मुजस्मों पर तवज्जो दी। एक मुजस्मे के सामने पहुंचकर उसे गौर से देखने लगा। मुझे कुछ शुबा हुआ। मैंने उसे हाथ लगाया तो उसने पूछा, हेलो फरहाद, आखिर हमारी दुनिया में आ गए? मैं उसका चेहरा देख रहा था। वो खामोश था। उसके होंठ बिल्कुल साकित थे, मगर उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे गुड़िया के अंदर एक छोटा सा टेप लगा दिया जाता है। जब वो टेप चलता है तो आवाज़ आती है और बच्चे समझते हैं गुड़िया बोल रही है। उन कमबख्तों ने मुझे बच्चा समझ लिया था। मैंने उस मुजस्मे को मुस्कुरा कर देखा, फिर पूछा, तुम तो मर चुके हो, फिर कैसे बोल रहे हो? शायद तुम नहीं जानते, रूहें सोचती भी हैं, बोलती भी हैं। यकीन ना हो तो मेरे दिमाग में पहुंच कर देखो, तुम तो टेलीपैथी जानते हो। मैंने उसके दिमाग तक पहुंचने के लिए ख्याल ख्वानी के मुतल्लिक सोचा, फिर रुक गया। ये बात दिमाग में आई कि उन्होंने मुझे जिस्मानी और दिमागी तौर पर कमज़ोर बनाने के लिए एक सांप से डसवाया था। अगर मैं ख्याल ख्वानी करके उसके दिमाग में पहुंचूंगा और वो योगा का माहिर होगा तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मेरा दिमाग, मेरा जिस्म नॉर्मल है। मुझे देखना था कि यूं कमज़ोर बनाकर वो मुझसे क्या हासिल करना चाहती हैं। मैंने दोनों हाथों से सर को थाम लिया, फिर परेशान होकर कहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, कमज़ोरी महसूस करता हूँ। और ये ख्याल ख्वानी क्यों नहीं कर सकता? मेरी सोच की लहरें परवाज नहीं कर रही हैं। ओह बेचारा फरहाद ख्याल ख्वानी से महरूम हो गया। हमने सोचा था तुम ख्याल ख्वानी करके दिमाग में पहुंचोगे तो चौंक जाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि जिसके पास पहुंचना चाहते हो वो तो तुम्हारे पीछे मौजूद है। मैंने एकदम से चौंक कर वहां से घूमते हुए देखा। जिस बिस्तर पर कुछ देर पहले लेडी रोजीना को देखा था, अब वहां वही शख्स नजर आ रहा था जिसका मुजस्मा मेरे पास दीवार से लगा खड़ा था। यानी वो जिस्मानी तौर पर जिंदा था और आराम से पलंग पर नीम दराज था। एक टांग पर दूसरी टांग रखे हिला रहा था और मुस्कुराकर मुझे दिख रहा था। हमारी नजरें मिली तो वो उठकर बैठ गया, फिर कहने लगा, तुम हैरान हो रहे हो कि मैं उधर तुम्हारे पास भी हूं, इधर पलंग पर आराम भी फरमा रहा हूं। कोई बच्चा ये हैरान हो सकता है ये मुजस्मा असली नहीं है, चर्मी मुजस्मा है। खाल चढ़ाकर तुम्हारा हमशक्ल मुजस्मा बनाया गया है। उसने हंसते हुए कहा, पहले मैंने भी धोखा खाया था। अपने जिस्म को देखकर यही समझा था कि शायद मुजस्मा है, लेकिन फिर यकीन हो गया तुम्हारे पास जो दीवार से लगा खड़ा है वो मैं हूं। मैंने पूछा, और तुम कौन हो? मैं तो सिर्फ रूह हूं। क्या मैं तुम्हें छू कर देख सकता हूं? तुम मुझसे मुसाफा भी कर सकते हो, फिर तो तुम रूह ना हुए। यही तो बात है। अब तक हम यही समझते आ रहे थे कि रूह नादीदा है। हम ना तो उसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस करते हैं। लेकिन अब हमने अपने नए तजुर्बात से साबित कर दिया है कि रूह को भी हाथ लगाया जा सकता है। आओ मुझे हाथ लगाओ। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैंने उसके हाथ को देखा, फिर इनकार में सर हिलाकर कहा, मैं तुमसे मुसाफिर नहीं करूंगा। उसने मुझे सवालिया नजरों से देखा। मैंने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि रूह अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ सकती है या नहीं। उसने हंसते हुए कहा, भाई क्यों नहीं आ सकती? हमने रूहों पर बड़े अजीबोगरीब तजुर्बात किए हैं। यह तजुर्बा तुम्हारे सामने है कि मैं एक रूह हूं, अपने जिस्म से अलग होने के बावजूद जिंदा हूं, बोल रही हूं। और मैंने उसकी बात काट कर पूछा, बोल रही हूं या बोल रहे हो? वो मेरे करीब आ गया था, फिर हाथ बढ़ाकर मुसाफिया करना चाहता था। मैंने उससे मुसाफिया किया। वो कहने लगा, रूह के हवाले से बोल रही हूं और अपने मर्द होने के हवाले से बोल रहा हूं। क्या तुमने मशहूर मारूफ फलसफी ह्यूगो आर्नल्ड का नाम सुना था? हाँ सुना भी है और उसकी मोटी मोटी किताबें भी देखी हैं, मगर पढ़ने का इत्तफाक नहीं हुआ। तुम बदनसीब हो जो उसे पढ़ ना सके, मगर खुश नसीब हो कि उसकी रूह से गुफ्तगू कर रहे हो। अच्छा,
तो तुम वही मशहूर मारूफ फलसफी हीगो आर्नल्ड हो, और मरने के बाद भी फलसफा बिगा रहे हो। तो मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। मरने के बाद अपनी कब्र में पहुंचकर पता चला मुझसे भी बड़े फलसफी, साइंसदान और ज़हीन तरीन लोग कब्र की दुनिया को एक साइंसी और जदीद तरीन दुनिया बना रहे हैं। यहाँ आकर मुझे एतराफ़ करना पड़ा, जो बातें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उन पर मुझे भी यकीन नहीं था। मेरा फलसफियाना दिमाग इस हकीकत को तस्लीम करने में पसोपेश करता रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे यकीन करना पड़ा और तुम भी यकीन करने लगोगे। मैंने पूछा, क्या तुम अपनी ज़िंदगी में झूठ बोलते थे? मैं हमेशा सच बोलता रहा। अब मर चुके हो, कब्र में झूठ बोलोगे? मैंने कहा ना, मैं हमेशा सच बोलता रहूं, अब भी बोलता हूं। फिर बताओ, यहाँ इस तहखाने में कहाँ से आए हो? वो हंसते हुए बोला, ये तहखाना नहीं, कब्र की पहली मंजिल है। इंसान मरने के बाद यहाँ आता है, इसके बाद दूसरी मंजिल में इस पलंग पर बैठकर जाता है। मैंने पलंग की तरफ देखा जहां थोड़ी देर पहले वो बैठा हुआ था और अचानक नमूदार हुआ था। इसी पलंग पर लेडी रोजीना बैठी हुई थी, जो ना जाने कब गायब हो गई थी। मैंने पूछा, अगर मैं पलंग पर बैठ जाऊं तो क्या कब्र की दूसरी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा? वो तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। जब मर चुके हो, कब्र में आ चुके हो, तो एक मंजिल से दूसरी, दूसरी से तीसरी मंजिल की तरफ तो जाना ही पड़ेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आओ हम दूसरी मंजिल की तरफ चलें। उसने कहा, जरा ठहरो, बड़ी मुश्किलों से तो मैं वापस पहली मंजिल की तरफ आता हूँ और कभी कभी अपने जिस्म को हसरत से देखता हूँ। ये कहता हुआ वो अपने मुजस्मे के पास गया, फिर उसे बड़ी मोहब्बत से छूकर देखते हुए कहने लगा, आह मेरे जिस्म तू मुझसे जुदा हो गया। ये तो मेरे कब्र के हमसफर ऐसे मिल गए थे कि तुझे यहाँ महफूज कर दिया, वरना मैं अपने जिस्म को देखने के लिए भी तरस जाता। मैंने पूछा, कब्र के हमसफर और कौन लोग हैं? उसने चारों तरफ घूमकर उन चारों मुजस्मों को देखा जो दीवार से लगे खड़े थे, फिर कहा, यही हमारे हमसफर हैं। ये कौन लोग हैं? मेरे साथ चलो, इनसे मुलाकात होगी, ये खुद ही अपना तारुफ कराएंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पलंग के ऊपर गया, फिर आराम से बैठकर बोला, आओ, अब मर ही गए हो तो डर किस बात का? इंसान जब तक जिंदा रहता है मौत से ही डरता है। मैं आगे बढ़ा मगर जानबूझकर लड़खड़ा गया। जमीन पर बैठकर कराते हुए बोला, मुझे बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, जरा 1 मिनट ठहर जाओ। ये कहते हुए मैंने सर को थाम लिया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज की। मुझे यकीन था जब मैं इस फलसफी हीगो के दिमाग में पहुंचूंगा तो जगह मिल जाएगी, क्योंकि फलसफी योगा का माहिर नहीं हो सकता था। मेरा यह ख्याल दुरुस्त निकला। उसके दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात को टटोलकर बड़ी हैरानी हुई। वो सचमुच यही समझ रहा था कि मर चुका है और जिस वजूद के साथ मेरे सामने जाहिर हो रहा है वो एक रूह है और उसका असली जिस्म तहखाने की दीवार के साथ लगा खड़ा है। मैंने उसके दिमाग में सवाल किया, कब्र की दूसरी मंजिल कैसी है? वो सवाल के मुताबिक सोचने लगा। वो दूसरी मंजिल इस तहखाने से भी ज्यादा वसी और ईज है। पुख्ता फर्श है, पुख्ता दीवारें हैं और वहां जदीद साइंसी आलात वगैरह हैं, जहां बड़े बड़े डॉक्टर, साइंसदान, इंजीनियर और बहुत से माहिरीन काम करते रहते हैं। मैंने मुख्तसर सी ख्याल ख्वानी की। इससे पता चल गया कि अब जहां जाने वाला हूं वहां कोई बहुत ही लंबा खेल खेला जा रहा है। पता नहीं ये कौन लोग थे और जेरे जमीन दुनिया में क्या कर रहे थे। ह्यूगो ने कहा, कब तक कमजोर बने रहोगे? मर्द हो, हिम्मत करो, जल्दी से दूसरी मंजिल तक चलो। इसके बाद तुम्हारी रूह हमारे पास रहेगी और जिस्म यहाँ तहखाने में आकर दीवार से लग जाएगा। एक फलसफी से यह तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो जिंदा और खुद को मुर्दा समझे, अपने जिस्म को चलती फिरती रूह समझता रहे। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए भी मालूम कर लिया, वो जो कुछ कह रहा था उसे बिल्कुल सच समझ रहा था। इसका मतलब यह था कि उसके दिमाग में ये बात बिठा दी गई है और किसी के भी दिमाग में कोई खास बात बिठाने के लिए मखसूस तकनीक होती है। पहली तकनीक तो यही है कि हिप्नोटिज्म के जरिए दिमाग को तस्कीर किया जाता है, अपने मकसद के मुताबिक अपने मामूल को अमल कराया जाता है और मामूल वही बात सोचता है और वही बात करता है जो तनवीमी अमल के दौरान उसके दिमाग में नक्श कर दी जाती है। दूसरी तकनीक टॉर्चर है, यानी अजियतें पहुंचाकर दिमाग को इतना कमजोर बना दिया जाता है कि फिर दिमाग वही बात सोचता है जो अजियत पहुंचाने वाले उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। ऐसा अमल उन लोगों पर कामयाब होता है जो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। अब एक बात करते हैं, दूसरे लम्हे कोई दूसरा फैसला कर लेते हैं, दिमागी तौर पर कमजोर होते हैं। यह अमल ऐसे लोगों पर ज्यादा कामयाब होता है जिनके अपने कोई असूल नहीं होते और हालात के मुताबिक असूल बदलते रहती हैं। जो लोग ख्वाहिशात के गुलाम होते हैं उनका जहन बदलने के लिए उन्हें तरह तरह की ख्वाहिशात में घेर दिया जाता है और उनके अंदर नई नई ख्वाहिशात भी पैदा की जाती हैं। दुश्मन उन्हें ख्वाहिशात की तकमील में मसरूफ रखता है और अपना काम निकालता जाता है। तीसरी तकनीक बड़ी जालिमाना होती है। मशीन के जरिए दिमाग की सफाई की जाती है, बिजली के झटके पहुंचाए जाते हैं। दिमाग को इस काबिल नहीं रखा जाता कि वो सोचने समझने के काबिल रहे। जब दिमाग ऐसे मरहले पर पहुंच जाता है तो उसमें फिर अपनी सोच और अपने नजरियात बिठाई जाती हैं। फिर वो बाकी जिंदगी उसी नई सोच और नए नजरियात के मुताबिक गुजारता है। जैसा कि वो अजीम फलसफी ह्यूगो आर्नल्ड अब नए नजरियात के मुताबिक कह रहा था कि वो जिंदा नहीं और उसका जिस्म एक चलती फिरती रूह है। मैंने शीबा को मुखातिब किया, फिर कहा, मैं अपने मौजूदा हालात तफसील से नहीं बता सकता, तुम मेरे दिमाग में रहकर मालूम करती रहो। जब तक मैं ज़ेरे ज़मीन दुनिया में रहूं तुम अपनी तमाम मसरूफियात तर्क कर दो और वक्तन फ़वक्तन मेरे दिमाग में आती रहो। उसे ये बातें समझाने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता फर्श से उठकर खड़ा हो गया।
फिर थके हुए एक कमजोर शख्स की तरह चलता हुआ ह्यूगो के पास आया और पलंग पर बैठ गया। शिबा कह रही थी, तुम फिक्र न करो, जहां हो वहीं मसरूफ रहो। मैं सिर्फ तुम्हारे ही नहीं पौमी का भी ख्याल रखूंगी और तुम्हारे जो अधूरे काम है वो करती रहूंगी। फलसफी ह्यूगो ने कहा, मेरे पांव उठाकर मेरी तरह पलंग पर बैठ जाओ। मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। इसके बाद पलंग जैसे लरजने लगा। इसके साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ धंस रहा था। तय खाने के फर्श पर यूं तो वो पलंग देखने में अपने फ्रेम के साथ मौजूद था, मगर उसका अंदरूनी हिस्सा अंदर जा रहा था। फिर वो तय खाना मेरी नजरों से ओझल हो गया, क्योंकि वो ऊपर रह गया था और हम नीचे जा रहे थे। हम तकरीबन 6 फुट नीचे आए। इसके बाद पलंग का वो मखसूस हिस्सा जो एक तख्ते की मानिंद था और जिस पर नरम गद्दा बिछा हुआ था, वो हमारे बाएं तरफ से रखने लगा। अब ऐसा लग रहा था जैसे हम वाकई कब्र में पहुंच गई हैं, क्योंकि वो हिस्सा बहुत ही तंग था। हमारे सर पर एक बालिश्त के फासले पर पुख्ता छत थी। हमारे आसपास भी पुख्ता दीवारें थीं। जिधर से हम आ रहे थे उस तरफ तय खाने की हल्की सी रोशनी थी। उस रोशनी में वो नीम तारीख सी कब्र दिखाई दे रही थी जिसमें से हम गुजरते जा रहे थे। आखिर हम उसके आखिरी सिरे पर पहुंच गए। अब मेरे सामने एक वसीअरीज मैदान था, इतना बड़ा मैदान जहां रेस के घोड़े दौड़ाए जा सकते थे। लेकिन इस मैदान का आसमान नहीं था, क्योंकि वहां जो कुछ भी था वो ज़ेरे ज़मीन था। दूर तक बहुत से लोग काम करते नजर आ रहे थे। कहीं कहीं चट्टानों से दीवारें बनी हुई थी और दीवारों की दूसरी तरफ इसी मैदान का हिस्सा था। वहां क्या हो रहा था, लोग क्या कर रहे थे, ये सब कुछ आगे चलकर आंखों से देखूंगा तो बयान करूंगा। करीब ही शीशे का एक बड़ा सा कैबिन था, जहां एक लड़की बहुत बड़े कंप्यूटर के सामने आराम से बैठी हुई थी। हम बिस्तर के उस मखसूस हिस्से से उतरकर कैबिन की तरफ आए। मैंने उस वसी और इस मैदान की तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या है, यहाँ क्या हो रहा है? ह्यूगो ने कहा, यह हशर का मैदान है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, ये जो बेशुमार लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये अपने अमाल का हिसाब देने आए हैं? अभी नहीं, अभी तो ये सब रूह हैं जो अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। क्या हम भी इस हशर के मैदान में जाएंगे? अभी हम कैबिन में जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा तारुफ यहाँ के हम अफराद से कराया जाएगा। एक बात समझा देता हूँ, यह सामने खतरे का जो निशान नजर आ रहा है, इससे आगे जाने की हमाकत ना करना। यहाँ जमीन से छत तक नादीदा तारों की दीवार है। उस दीवार में बिजली की रौ दौड़ रही है। खतरे के निशान से एक कदम आगे बढ़ते ही तुम उस नादीदा दीवार से टकराओगे, फिर उसी दीवार से चिपक कर रह जाओगे। तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से आज़ाद हो जाएगी, मगर जिस्म उस दीवार से आज़ाद नहीं हो सकेगा। मैंने उस मैदान में दूर तक काम करने वालों को देखते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि वो काम करने वाले इधर खतरे के निशान तक नहीं आ सकते और हम उधर नहीं जा सकते। यही बात है। अगर मैं वहां जाना चाहूं या वहां से कोई इधर आना चाहे तो इसके लिए क्या किसी से इजाजत लेना पड़ेगी? ये बाद में मालूम हो जाएगा। अभी मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ कैबिन में दाखिल हुआ। लड़की ने मुस्कुराकर मुझे देखा। ह्यूगो ने कहा, ये मिस्टर फरहाद हैं। अभी अपने जिस्म के साथ हैं, मगर जल्द ही अलग हो जाएंगे। इनका नाम पाताल दुनिया में नए बाशिंदे की हैसियत से दर्ज कर लो। लड़की ने कंप्यूटर को ऑन किया। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। वहां सवालात उभर रहे थे। पहला सवाल था, नाम क्या है? लड़की ने कंप्यूटर को हैंडल किया, फिर मेरा नाम दर्ज कराया, फरहाद अली तैमूर। दूसरा सवाल था, कद, जिसामत और वजन क्या है? लड़की ने जवाब दर्ज कराया। चूंकि मिस्टर फरहाद की रूह इनके जिस्म से अलग कर दी जाएगी, लिहाजा रूह का वजन नहीं होता। पाताल दुनिया में कद और जिसामत की कोई अहमियत नहीं होती। साबका दुनिया में वतन और मजहब क्या था? पाकिस्तानी मुसलमान। मुस्तकिल पता ठिकाना? इस शख्स का कभी कोई मुस्तकिल पता ठिकाना नहीं रहा। राब्ते का कोई पता? इदारा बाबा फरीद वास्ती मरहूम, पेरिस। क्या साबका दुनिया में कोई इसकी लाश का मुतालबा करने वाला है? एक आलम इससे वाकिफ था। लाखों अफराद इसका अंजाम मालूम करने के लिए इसकी दास्तान पढ़ा करते थे। इसके जानने वाले और पढ़ने वाले ये भूल गए थे कि आवारा गर्दी करने वाले का अंजाम क्या हो सकता है। यही कि इसे एक दिन लावारिस की तरह मरना था, सो ये मर चुका है। क्या साबका दुनिया में इसके ऐसे रिश्तेदार हैं जो अपने सगे कहला सकती हैं? सगों में माँ बाप मर चुके हैं, सगे बहन भाई नहीं थे। एक नीम पागल बीवी रसवंती जेरे इलाज है, एक बेटा पारस हनूज लापता है। मैं कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। जैसे सवालात किए जा रहे थे और जैसे जवाबात दिए जा रहे थे, उससे पता चल रहा था कि वाकई में मर चुका हूं और मरने से पहले मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरा कोई अपना नहीं था। एक बेटा था जो लापता हो गया। वैसे मेरे चाहने वालों की कमी नहीं। जिस दुनिया को मैं छोड़ आया था वहां मुझसे मोहब्बत करने वालियों की बातें और यादें रह गई थी, बकौले शायर। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत। बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। उनके ख्याल के मुताबिक मैं जो दुनिया छोड़ आया था वहां के मुतल्लिक सवालात और जवाबात हो चुके थे। अब पाताल की दुनिया के मुतल्लिक सवालात शुरू हुए। क्या मिस्टर फरहाद को पहले कभी मरने का इत्तफाक हुआ है? कंप्यूटर ऑपरेट करने वाली ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरे दिन पूरे नहीं हुए। बाय द वे, हमारी दुनिया में अक्सर लोग मर मर कर जीते हैं। ऐसी मौत का तजुर्बा बारहा हो चुका है। क्या पाताल दुनिया में पहले कभी आए थे? यह पहला मौका है। क्या फरहाद अली तैमूर का कोई रिश्तेदार, दोस्त या शनासा इस पाताल दुनिया में आ चुका है? मैं इनकार करना चाहता था, मगर कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाली ने इसका जवाब दर्ज कराया।
उसका जवाब था हाँ, फरहाद अली तैमूर की अजीज तरीन साथी मादाम सोनिया मर चुकी है और उसकी रूह यहाँ मौजूद है। ये बड़ी चौंका देने वाली बात थी कि सोनिया मर चुकी है, लेकिन ये मेरे लिए मज़ाक़ की बात थी। इससे ये पता चल गया कि सोनिया इसी पाताल दुनिया में कहीं मौजूद है। अपनी साबका और मौजूदा दुनिया की तमाम तफसीलात कंप्यूटर में दर्ज कराने के बाद मैं ह्यूगो के साथ शीशे के कैबिन से बाहर आया। फिर उसके साथ एक तरफ चलने लगा। हमारे पांव तले पुख्ता फर्श था, दीवारें और छत पथरीली थी। छत पर जा बजा नोकीले पत्थर उभरे हुए थे। ऐसा लगता था कि वह अब दब में हम पर आ गिरेंगे और हमें फर्श पर कील की तरह ठोंक देंगे। शीबा ने सोच के जरिए कहा, अभी मैंने तुम्हारे जरिए एक वसीअरीज मैदान देखा था, पता नहीं वो कितनी दूर तक फैला हुआ है और पता नहीं वो लोग कौन हैं जो यहाँ पुरस्कार सरगर्मियों में मसरूफ हैं। एक बात समझ में नहीं आई, क्या इन लोगों ने यहाँ अपना अड्डा बनाने के लिए जमीन को इतनी दूर तक खोदा होगा या इसे वसीअरीज मैदान तक बना दिया। और यहाँ शीशे के कैबिन भी हैं, लकड़ी के दरवाजे भी हैं। इस मैदान में दूर तक जदीद साइंसी हालात भी दिखाई दिए। क्या अंदाजा किया जा सकता है कि ये लोग कितने बरसों से इस पाताल की तामीर में मसरूफ रहे होंगे। यहाँ की दीवारें और छत पथरीली हैं। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने बाकायदा इसकी खुदाई नहीं की। हमारी दुनिया में ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जिनके गारों में दाखिल होने के बाद पाताल में जाने का रास्ता भी मिलता है। उन रास्तों से गुजरकर हम जिस कदर जमीन की तह में जाते हैं, हमें हैरानी होती है कि तह में भी इतने वसीअरीज मुकामात हैं। इसी तरह लेडी रोजीना की रिहाइशगाह के पीछे जो पहाड़ी है, उसकी तह में ये वसीअरीज मैदान है। ये कुदरती है, इसे किसी ने खोदकर या चट्टानों को काटकर नहीं बनाया है। फरहाद में अभी तक अपने मामलात में उलझी हुई थी, पौमी के पास नहीं जा सकी। अभी जा रही हूँ, लेकिन आमना के मुतल्लिक मशवरा करना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? उसे तिल अबैब में नहीं रहना चाहिए। हालात किसी वक्त भी बिगड़ सकती हैं। इस पाताल दुनिया में ना जाने तुम कब तक मसरूफ रहो। वहां तवज्जो ना दे सको तो मैं भी तुम्हारी तरह हर साथी पर तवज्जो नहीं दे सकूंगी, ना अपनी हिफाजत कर सकूंगी। बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके आमना को बाबा साहब के इदारे में भेज दो। अब जाओ, बहुत देर हो चुकी है। पौमी के पास तुम्हें जल्द पहुंचना चाहिए। वो चली गई। मैं फलसफी ह्यूगो के साथ चलता हुआ एक दरवाजे के पास आकर रुक गया। अगरचे छत और दीवारें कुदरती तौर पर तराशी हुई थीं, ताहम कहीं कहीं इंसानी सनाई भी थी। इसीलिए लकड़ी का दरवाजा नजर आ रहा था। उसने दरवाजे को खोलकर अंदर आने का इशारा किया। मैंने अंदर कदम रखने से पहले जरा झांक कर देखा। एक बहुत बड़ा कमरा नजर आया। दरमियान में एक बहुत बड़ी मेज थी। एक शख्स मेज से लगा खड़ा था और झुककर शायद कोई नक्शा बना रहा था। दीवारों पर मुख्तलिफ मशीनों के बड़े बड़े नक्शे आवेज़ां थे। एक तरफ दीवार पर बड़ा सा टीवी स्क्रीन था जिस पर बहुत से लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। फलसफी ह्यूगो के मुताबिक वो हशर का मैदान था जो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा था। मेरे कदम रखते ही मेज पर झुककर काम करने वाले ने चौंक कर देखा। ह्यूगो ने कहा, मिस्टर थर्मा, इनसे मिलो। ये मिस्टर फरहाद अली तैमूर हैं। हम दोनों ने एक दूसरे से मुसाफिया किया। ह्यूगो ने कहा, ये यहाँ के बहुत बड़े इंजीनियर हैं। इनका नाम थर्मा क्वाइल है। यहाँ जितनी मशीनें नस्ब की गई हैं उनकी डिजाइनिंग और इनकी तैयारी मिस्टर थर्मा के हाथों से हुई है। उस कमरे में एक लड़की और एक शख्स और था। ह्यूगो ने लड़की की तरफ इशारा करके कहा, यह मिस्टर थर्मा के असिस्टेंट हैं और ये मिस्टर ब्राडनोज हैं। बहुत बड़े मैकेनिक हैं। यहाँ की तमाम मशीनों की देखभाल यही करते हैं। मैंने इंजीनियर थर्मा और मैकेनिक ब्राडनोज को बारी बारी देखा, फिर मुस्कुरा कर पूछा, क्या मिस्टर ह्यूगो की तरह आप लोगों का भी यही ख्याल है कि यह कब्र की दूसरी मंजिल है और मिस्टर ह्यूगो अपने जिस्म के साथ मौजूद नहीं है बल्कि उनकी रूह है? इंजीनियर थर्मा ने बड़ी संजीदगी से कहा, यह बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। हम अपना जिस्म खो चुके हैं, हम जिंदा लोगों में नहीं हैं। तुम हमारी रूहों से बातें कर रहे हो। मैकेनिक ब्राडनोज ने कहा, शायद अभी आपको यकीन ना हो, लेकिन बहुत जल्द यकीन हो जाएगा। जब तक इंजीनियर थर्मा बोलता रहा, मैं मैकेनिक ब्राडनोज के दिमाग में पहुंचकर मालूम करता रहा, और जब मैकेनिक ब्राडनोज ने बोलना शुरू किया तो मैं इंजीनियर थर्मा के दिमाग में पहुंचकर हकीकत मालूम करने लगा। बड़ी हैरानी की बात थी, वह इंजीनियर थर्मा बड़ा ही तजुर्बाकार, बड़ा ही बाकमाल था और मैकेनिक ब्राडनोज भी मशीनों की मुरम्मत करने में अपना सानी नहीं रखता था। ये इतने संजीदा इंजीनियर और मैकेनिक होकर खुद को जिंदा नहीं समझ रहे थे। मैंने उनके दिमाग की तह में पहुंचकर मालूम किया, ये अपनी दानिश्त में मुझसे झूठ नहीं कह रहे थे, सचमुच खुद को रूह समझ रहे थे। मैंने पूछा, क्या मरने के बाद रूहें दुनियावी कामों में मसरूफ रहती हैं? उसने जवाबन पूछा, तुम्हारे ख्याल में रूहों को क्या करना चाहिए? मैंने किताबों में पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है कि इंसान की पैदाइश से पहले और इंसान की मौत के बाद रूहें आलम अरवाह में रहती हैं। इंजीनियर ने पूछा, आलम अरवाह में रूहों का शुगल क्या होता है? मैंने सर खुजाते हुए कहा, यह तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया और ना ही किसी बुजुर्ग से पूछा कि रूहें क़यामत तक क्या करती रहती हैं। तुमने नहीं पूछा, हमसे जवाब सुन लो और आंखों से देखो। पता नहीं क़यामत कब आएगी। जब तक आएगी तब तक रूहों को बेकार नहीं बैठना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए जब तक हम जिंदा रहे। हम इंजीनियर, मैकेनिक, डॉक्टरों और साइंसदानों की हैसियत से जिंदगी गुजारते रहे, इंसानों की खिदमत करते रहे। जिंदा इंसानों की दुनिया में रहकर हमने जो तजुर्बात हासिल किए
उनसे अब यहाँ की दूसरी रूहों को फायदा पहुंचाना नेकी और सवाब का काम है। क्या तुम नेकी और सवाब से इनकार कर सकते हो? मैंने इनकार में सर हिलाया। भाई, तुम लोगों का फलसफा अजीब है, मगर अभी इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। पहले यकीन होने दो कि मैं वाकई रूहों के दरमियान पहुंच गया हूं। एक ने कहा, यकीन आ जाएगा। मैंने कहा, तुम जो इतनी तजुर्बाकार रूहें हो तो अपने तजुर्बात से दूसरी रूहों को क्या फायदा पहुंचाते हो? इंजीनियर ने कहा, मैंने जिंदा इंसानों की दुनिया में जितने तजुर्बात हासिल किए हैं उन तमाम तजुर्बात को अपने इन तमाम साथियों के दिमाग में मुंतकिल कर दिया है। अब अगर मैं इस मेज के पास से हट जाऊं तो मिस्टर ह्यूगो, जो अजीम फलसफी हैं, वो एक इंजीनियर का काम कर सकती हैं। मिस्टर ह्यूगो, प्लीज आप यहाँ मेज के पास आ जाएं और मेरा अधूरा काम मुकम्मल कर दें। ह्यूगो आगे बढ़कर इंजीनियर की जगह पर गया, फिर उसकी पेंसिल और स्केल वगैरह को लेकर मेज पर झुक गया और अधूरे नक्शे की तकमील करने लगा। मैं हैरानी से देख रहा था। ह्यूगो ने सर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर फरहाद, मेरे दिमाग में जितना फलसफा भरा हुआ था मैंने उन तमाम फलसफों को अपनी तमाम ज़हनी सलाहियतों के साथ अपने इन साथियों के दिमागों में मुंतकिल कर दिया है। ये इंजीनियर थर्मर मैकेनिक ब्राडनोज बेहतरीन फलसफी भी हैं। मिस्टर ब्राडनोज, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी तरफ से कोई उलझा हुआ मसला पेश करें। मैकेनिक ब्राडनोज ने आंखें बंद की, जरा देर खामोश रहा, फिर आंखें खोलते हुए कहने लगा, इंसान एक बहुत बड़ी कायनात के अंदर है, लेकिन इंसान के अंदर इससे भी बड़ी कायनात मौजूद है। ये जिस कदर अपने अंदर झांक कर अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा समझता जाएगा उतना ही ज्यादा बाहर की कायनात को तस्खीर करता जाएगा। मैंने दोनों हाथ उठाकर कहा, बस खुदा के लिए बस करो। मुझे यकीन हो गया कि आप तमाम तजुर्बाकार रूहें यहाँ दूसरी रूहों की बड़ी खिदमत कर रही हैं और अपने तमाम तजुर्बात उनके दिमागों में मुंतकिल कर रही हैं। मैंने इंजीनियर थर्मा की असिस्टेंट को देखा, फिर पूछा, क्या यह भी एक रूह है? बेशक, यहाँ सिर्फ रूहों के लिए जगह है, किसी जिस्म के लिए नहीं। तुम्हारे जिस्म को यहाँ आर्जी तौर पर आने की इजाजत मिली है। मैंने पूछा, क्या यह लड़की भी तुम्हारी तरह इंजीनियर और इनकी तरह मैकेनिक और फलसफी है? इसका इन्हसार अपनी मर्जी और दिलचस्पी पर है। अगर यह लड़की इंजीनियर और फलसफी बनना चाहेगी तो इसे रोजाना मखसूस साइंसी तजुर्बात से गुजारा जाएगा। सिर्फ चंद दिनों में यह जो चाहेगी बन जाएगी, जैसा कि यह मेरी तरह बहुत ही तजुर्बाकार इंजीनियर बन चुकी है। कुछ दिनों बाद यह नए तजुर्बात से गुजरेगी और बेहतरीन साइंसदान कहलाएगी। मैंने कहा, यह बात समझ में आ गई कि यहाँ ऐसे साइंसी अमल से गुजारा जाता है कि एक इंसान की तमाम सोच, उसका तमाम नज़रिया और उसकी तमाम दिमागी सलाहियतें दूसरे के दिमाग में मुंतकिल हो जाती हैं। मगर एक सवाल खटक रहा है। सवाल करो, हम जवाब देंगे। अगर तुम में से कोई इस लड़की की तरह बनना चाहे तो क्या तमाम दिमागी सलाहियतें इस लड़की की तरह होंगी? बेशक होंगी। क्या यह लड़की जिसे ज्यादा चाहेगी, क्या उसी तरह तुम भी लड़की बनने के बाद किसी को उसी तरह चाहोगे? बेशक चाहूंगा। ये लड़की जिसके बच्चे की माँ बनेगी, क्या उसी तरह तुम भी बच्चे पैदा कर सकोगे? ये क्या बकवास है। यहाँ हम सब एक दूसरे की दिमागी और जिस्मानी सलाहियतों को हासिल करने के सिलसिले में काम करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कब्र की इस दुनिया में मर्द और औरत के ताल्लुकात नहीं होते, ना ही यहाँ बच्चे पैदा किए जाते हैं। बेहतर है तुम अब आगे जाओ, हमें काम करने दो। मैंने पूछा, मुझे किधर जाना चाहिए? उस लड़की ने आगे बढ़कर कहा, मेरे साथ आओ। अब ह्यूगो का साथ छूट गया। मैं उस लड़की के साथ चलता हुआ दूसरे दरवाजे से गुजरकर एक बहुत बड़ी राहदारी में पहुंचा। मैंने उसे पूछा, लेडी रोजीना कहाँ है? उसने कहा, मरने के बाद उसे क्यों पूछ रहे हो? वो तो जिंदा लोगों की दुनिया में रह गई है। मैंने अचानक उसकी कमर में हाथ डालकर खींचते हुए पूछा, मुर्दा लोगों की दुनिया में क्या तुम रह गई हो? उसने हैरानी से पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने महसूस किया उसका जिस्म बिल्कुल सर्द था, जैसे अभी बर्फ खाने से निकल कर आई हो। इंसानी बदन की आंच जरा भी नहीं थी। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा। उसके अंदर ऐसा कोई जज्बा नहीं था जो मर्द की गुर्बत से पैदा होता है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम कुछ महसूस नहीं कर रही हो? उसने भी हैरानी से पूछा, मुझे क्या महसूस करना चाहिए? यही मोहब्बत और मोहब्बत की गर्मी, एक दूसरे को पा लेने की आरजू। मैं हैरान हूं तुम्हारा बदन इतना सर्द क्यों है? वो हंसते हुए बोली, मैं रूह हूं, मरने के बाद तो ठंडी पड़ गई थी, अब तक ठंडी हूं। मैंने एक ठंडी सांस ली और उसे छोड़ दिया। वो मेरे साथ चलते हुए उस राहदारी से गुजरते हुए एक ऐसे कमरे में ले गई जहां कुछ मशीनें थीं। कमरे के दरमियान एक दायरा नुमा शीशे का कैबिन था। उसके अंदर एक कुर्सी रखी हुई थी और कई तरह के साइंसी आलात थे। उस कैबिन के बाहर एक छोटे से रिवॉल्विंग स्टूल पर एक उधेड़ उम्र का शख्स बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की मूंछें और फ्रेंच कट दाढ़ी थी। सर पर बराए नाम बाल थे। ऐसा उली अक्सर साइंसदानों का होता है। बाद में तस्दीक हो गई कि वो एक अजीम साइंसदान जेरी साइमन है। उसने रिवॉल्विंग स्टूल पर बैठे बैठे घूमकर मेरी तरफ देखा, फिर कहा, कम ऑन मिस्टर फरहाद, मैं बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उसने स्टूल पर से उठकर दायरानुमा शीशे के कैबिन के पास जाकर एक बटन को दबाया। उस कैबिन का एक दरवाजा खुल गया। उसने कहा, यहां अंदर आकर कुर्सी पर बैठ जाओ। मैंने आगे बढ़ते हुए पूछा, मुझे उस कुर्सी पर क्यों बैठना चाहिए? अगर तुम्हें किसी बात का अंदेशा है तो मैं अंदर जाकर बैठ रहा हूं। वो उस कैबिन के अंदर गया, फिर कुर्सी पर बैठते हुए बोला,
क्या इस तरह बैठने में कोई एतराज़ है? मुझे याद आया, जब मैं पहली बार लेडी रोजीना की तारीख कमरे में गया था तो इसी तरह एक कुर्सी पर बैठा था। दोनों हाथों पर अपने हाथ रखे थे तो हाथों में हथकड़ियां पड़ गई थीं। फिर सीट की पुश्त से एक शिकंजे ने आकर मुझे जकड़ लिया था। मैंने कैबिन के दरवाजे के पास आकर कहा, इस कुर्सी के साथ कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो मुझे यहाँ जकड़ लेगा? तुम यहाँ आकर अच्छी तरह इत्मीनान कर सकते हो। मैंने दूर ही से देखकर इत्मीनान कर लिया था कि वहाँ कोई हथकड़ी या शिकंजा नहीं है। इसके बावजूद मैंने कैबिन के अंदर आकर करीब से देखा। साइंसदान जेरी साइमन ने कुर्सी से उठते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा कोई अंदेशा है तो मैं उस कुर्सी को बाहर फेंक देता हूँ। उसने उसे उठाया। मैं जरा एक तरफ हट गया ताकि वो उसे बाहर ले जा सके, लेकिन जैसे ही वो बाहर कुर्सी रखने के लिए गया, कैबिन का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने फौरन ही दरवाजे को दोनों हाथों से धक्का दिया। वो खुल ना सका। मैंने इधर उधर देखा, शायद इसे खोलने के लिए कोई हैंडल या कोई बटन हो, मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। साइंसदान जेरी साइमन उसी छोटे रिवॉल्विंग स्टूल पर जाकर बैठ गया था। मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर फरहाद, हम तुम्हें बड़ी देर से देख रहे हैं। तुम जिस्मानी तौर पर कमज़ोर नहीं हो, शायद दिमागी तौर पर भी कमज़ोर नहीं होगे। हम यकीन करना चाहते हैं, क्या तुम जेरी साइमन के दिमाग में पहुंचने की जहमत गवारा करोगे? मैंने देखा जेरी साइमन एक काहनी कैप सर पर पहन रहा था और उसके बेल्ट को अपनी ठोड़ी के नीचे बांध रहा था। मुझे फिर आवाज़ सुनाई दी, यानी कैप जो जेरी साइमन पहन रहा है, इसके जरिए हमें तुम्हारी ख्यालख्वानी का अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे ही तुम इसके दिमाग में पहुंचोगे, अजनबी सोच की लहरों के बायस इस कैप का सुर्ख बटन रोशन हो जाएगा। मैं ये नहीं समझ सकता था कि मेरी ख्यालख्वानी से उसकी कैप का बटन कैसे रोशन होगा, लेकिन साइंसी कारनामे जैसे भी देखने में आते हैं जिन पर आंखों से देखने के बावजूद यकीन नहीं होता। शायद इन्होंने कोई ऐसा आला ईजाद किया हो जिसे सरवर पहनने से उसका ताल्लुक दिमाग से होता हो और वह उस शख्स की जाती सोच के अलावा पराई सोच की लहरों की निशानदेही करता हो। मैं सोच रहा था और उस टोपी को गौर से दिख रहा था। फिर आवाज़ सुनाई दी, फरहाद, हम तुम्हें सिर्फ 20 सेकंड का वक्त देते हैं, फौरन ख्यालख्वानी करो। 20 सेकंड तक अगर वह बल्ब रोशन ना हुआ तो हमें यह यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा दिमाग कमज़ोर हो गया है और तुम ख्यालख्वानी करने के काबिल नहीं रही हो। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया। मुझे क्या ज़रूरत थी कि ख्यालख्वानी करता? वो बल्ब ना रोशन होता, ना मेरी टेलीपैथी की तस्दीक होती। मेरे सोचने के दौरान एक एक सेकंड करके वक्त गुजरने लगा, लेकिन मैं एकदम से चौंक पड़ा। 20 सेकंड पूरे होने से पहले ही उस कैप का सुर्ख बटन रोशन हो गया था। फिर कहकहा सुनाई दिया, फरहाद, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, बल्ब रोशन हो गया, तुम दिमागी तौर पर नॉर्मल हो, ख्यालख्वानी कर सकते हो। मैंने बेख्तियार कहा, यह झूठ है, मैंने ख्यालख्वानी नहीं की। तुमने ख्यालख्वानी नहीं की मगर कोशिश की। मैंने कोशिश भी नहीं की। शाबाश, हम यही सुनना चाहते थे, तुम बहुत मोहतात हो, इसीलिए ख्यालख्वानी नहीं की। मैं जरा चकरा कर रह गया। उन्होंने बड़ा ही नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया था। मैंने इतराफ़ कर लिया था कि मैंने ख्यालख्वानी की ही नहीं। मुझे ये कहना चाहिए था कि मैं कोशिश करता रहा मगर ख्यालख्वानी ना कर सका। बेख्तियार जुबान से सच निकल गया था, गोया तीर कमान से निकल चुका था, वापस नहीं आ सकता था। फिर भी मैंने बात बनाई। मुझे गलत समझा जा रहा है। दरअसल मैंने ख्यालख्वानी की कोशिश इसलिए नहीं की कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। जवाब में किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैंने महसूस किया उससे शीशे के कैबिन में आहिस्ता आहिस्ता धुआं बढ़ रहा है। मैंने घबराकर आसपास देखा तो कैबिन की छत के एक सुराख से धुआं आ रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया। छत ऊंची थी, अगर वो कुर्सी होती तो मैं उस पर चढ़कर उस सुराख को एक हाथ से बंद कर सकता था। मैंने इधर उधर देखा। वो कैबिन दायरा नुमा था मगर बहुत बड़ा नहीं था। मैं दोनों तरफ की दीवारों पर पांव रखकर चढ़ सकता था। अगरचे वो शीशे की दीवारें थी मगर मोहनी फ्रेम से बनी हुई थी। मैं एक एक फ्रेम पर पांव रखता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। फिर छत के करीब पहुंचकर मैंने एक हथेली सुराख पर रख दी। उस वक्त तक मुझ पर नशा सा तारी हो रहा था। सर चकरा रहा था और यह धुएं का असर था। हाथ रखते ही वो सुराख बंद हो गया, लेकिन दूसरी जगह एक नया सुराख खुल गया। वहां से धुआं आने लगा। मैंने उस पर दूसरी हथेली रख दी। वो मेरी मजबूरी और बेबसी से खेल रहे थे। तीसरी जगह एक और सुराख खुल गया। वहां से धुआं आने लगा। मैंने चीख कर कहा, बंद करो, इसे बंद करो। ये कहते हुए मैंने अपना सर उस सुराख से लगा दिया। इतनी देर में उस कैबिन के अंदर इतना धुआं भर गया था जो मुझे कमजोर बनाने के लिए काफी था। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं ज्यादा देर दोनों तरफ पांव फैलाकर आहनी फ्रेम पर खड़ा नहीं रह सकता था। मैंने गलती की। मुझे शीशे की दीवारों को तोड़ना चाहिए था। इस तरह ताज़ा हवा मिल सकती थी। मैं आहनी फ्रेम पर से कूदकर नीचे आ गया। अगर ना आता तो खुद ब खुद गिर पड़ता। मुझ में इतनी शक्कत नहीं रही थी कि मैं अपने बल पर यूं टांगे फैलाकर खड़ा रह सकता। नीचे पहुंचकर मैं फर्श पर झुका रहा। उठने की कोशिश करता रहा मगर हौसला नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने फर्श पर ईंघते हुए शीशे की दीवार के पास पहुंचकर उसे एक हाथ मारा, मगर बड़ा कमजोर हाथ था जिसमें इतनी तवानाई नहीं थी कि भरपूर जरब पड़ सकती। अब वो शीशे की दीवारें धुंधला रही थीं। सामने ही दीवार के उस पार बैठा हुआ जेरी साइमन भी धुंधला रहा था। मैं हौले हौले हाथ मारता जा रहा था। इससे ज्यादा ताकत भी नहीं थी। आखिर वो हाथ भी ढीले पड़ गए। मैं निढाल सा होकर फर्श पर गिर पड़ा।
मेरा जहन तारीकी में डूब रहा था, हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। फिर मेरी आंखें बंद हुई, दिमाग बेहिस होने लगा, मैं डूब रहा था, धुएं के समुद्र में डूबता जा रहा था, अपने आप से बेखबर होता जा रहा था। आखिर मैंने अपना वजूद रखते हुए भी अपने आप को गुम कर दिया। फिर मुझे अपनी कोई खबर न रही। ना जाने में कब तक गुमशुदा रहा। जब जरा होश आया तो आंखें बंद थी, मगर खुद को किसी बिस्तर पर महसूस कर रहा था। मेरी एक कलाई किसी के हाथ में थी और उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, ये होश में आ रहा है, इसे थोड़ा दूध पिलाओ। चंद लम्हों के बाद मैंने महसूस किया मेरे मुंह में कोई चीज डाली जा रही है। मेरे होंठ जरा से खुल गए। फिर मैंने अपने हलक को तर होता हुआ महसूस किया। मैं दूध पी रहा था, मगर कैसे पी रहा था। उस वक्त मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा एक औरत मुझे फीडर के जरिए दूध पिला रही थी। मैंने एक तरफ सर घुमाया, फीडर का निप्पल मुंह से निकल गया। मैं पूछना चाहता था ये क्या हरकत है, लेकिन जुबान हिलाने की शक्कत नहीं थी। बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने उठने की कोशिश की तो इसमें भी नाकाम रहा। डॉक्टर ने मेरे शाने को थपक कर कहा, इजी बॉय इजी, तुम बेहद कमजोर हो। रफ्ता रफ्ता बोल सकोगे, फिर चलने फिरने के काबिल भी हो जाओगे। तुम्हें सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए। वो मेरे शाने को थपक कर चला गया। मैं चुपचाप पड़ा रहा। मुझे प्यास भी लग रही थी और भूख भी। मैंने दीदे घुमाकर उस फीडर को देखा जिसमें दूध भरा हुआ था। वो औरत मेरे आंख के इशारे को समझ गई। उसने फिर फीडर को मेरे मुंह से लगा दिया। मैं मजबूर होकर एक नन्हे से बच्चे की तरह दूध पीने लगा। भूख और कमजोरी भी क्या चीज होती है, बड़े से बड़े शहजोर को बेदस्तोपा बना देती है। फरहाद अली तैमूर भी यूं दूध पीने का तस्वुर कभी नहीं कर सकता था, मगर पी रहा था। एक कमजोर शख्स नन्हे बच्चे की मानंद होता है। दूध ऐसी खुराक है जो उसका पेट भी भर देती है और शकम सेरी का खुमार भी पैदा करती है। मुझ में भी ये खुमार पैदा हुआ। मैं दूध पीते पीते फिर सो गया। गोया मुझे थोड़ी देर के लिए होश आया था, उसके बाद फिर मैं गाफिल हो गया। अगरचे 2 बार बेहोश नहीं हुआ था, मगर गफलत की नींद में था। मुझे इतना याद है कि आरजी होशमंदी के वक्त दूध पीते रहने के दौरान मुझे अपने अंदर कोई अनजानी सी आवाज सुनाई देती रही थी। कोई मेरे कानों के करीब कह रहा था, तुम फरहाद अली तैमूर हो, तुम मर चुके हो और अब तुम्हारी रूह ये सोच रही है, समझ रही है कि अब तुम एक रूह की हैसियत से जिंदा रहोगे। ये आवाजें मेरे कान के करीब धीमी धीमी सरगोशी में सुनाई दे रही थी, मगर मेरे दिमाग में गूंज रही थी। शायद इसलिए कि मेरा दिमाग कमजोर था और इससे मुतासिर हो रहा था। फिर मुझे नींद आ गई थी। दूसरी बार आंख खुली तो वही औरत मेरे पास खड़ी हुई थी। मुझे बेदार होते देखकर उसने एक प्याला उठाया, फिर चमचे से कोई चीज मेरे मुंह में डालने लगी। मुझे खुराक पहुंचाई जा रही थी, लेकिन मेरी कमजोरी और गफलत भरी नींद का कोई इलाज नहीं किया जा रहा था। मैं रह रहकर आंखें खोलता था, फिर गाफिल हो जाता था। पता नहीं यह गफलत कितनी देर तक रहती, लेकिन जब भी आंख खुलती तो मेरे कानों के पास वही जानी पहचानी आवाज सुनाई देती थी, तुम रूह की हैसियत से जिंदा हो। जिंदा इंसानों की दुनिया में यह गलत नजरिया कायम किया गया था कि रूह को कोई नहीं देख सकता, कोई छू नहीं सकता। जब तुम तवानाई हासिल करोगे और अपनी जैसी रूहों के दरमियान जिंदगी गुजारना शुरू करोगे तो दूसरे तुम्हें भी देख सकेंगे और छू भी सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम रूह की हैसियत से दूसरों की बातें सुन सकोगे, अपनी बातें सोच सकोगे, अपनी जुबान से बोल सकोगे। मैं वो बेतुकी बातें थोड़ी देर तक सुनता था, फिर नींद में डूब जाता था। इतना जरूर कहूंगा कि इन बातों से मुतासिर होता जा रहा था। मेरा दिमाग इतना कमजोर नहीं और ना ही मैं कमजोर इरादों का मालिक हूं। इसके बावजूद मेरे इरादे कमजोर हो रहे थे। यकीनन वो मेरी गफलत के दौरान कुछ ऐसे इंजेक्शन देते थे और मेरी खुराक में ऐसी दवाएं हल करते होंगे जिससे मेरा दिमाग बुरी तरह कमजोर हो रहा था। जब दिमाग कमजोर हो तो कुव्वत इरादी कायम नहीं रहती। हिप्नोटिज्म का अमल करने के लिए 3 बातें लाजमी हैं। अव्वल तो पूरा सर शख्सियत जिसे देखते ही मामूल मुतासिर हो जाए। दूसरी आंखें जो अपने मामूल को देखें तो मामूल का दिल खिंचा चलाए या कमजोरी से धड़कने लगे। तीसरी आवाज होती है। तनवीमी अमल करने वाला अपनी भारी मगर पुरअसर आवाज से अपने मामूल को मुतासिर करता है। उस वक्त मेरे साथ जो हो रहा था वो महज आवाज के जरिए हिप्नोटाइज करने वाला अमल था। जो लोग जिस्मानी और दिमागी तौर पर मुस्तहकम होते हैं वो दूसरों से मुतासिर नहीं होते। उन्हें ट्रांस मिलाने और अपना मामूल बनाने के लिए ऐसे ही मुख्तलिफ मराहिल से गुजार जाते हैं। मैंने फिर एक बार बेदार होने के बाद देखा, अब वो औरत मेरे पास नहीं थी। मुझे 2 बड़ी बड़ी घूरती हुई आंखें दिखाई दी। वो सुरख आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। अगरचे वो पूरा इंसान मेरे सामने मौजूद था। अच्छा कद्यावर था, अंधेरा भी नहीं था कि वो छुपा रहता और किसी तरह सिर्फ आंखें नजर आती। लेकिन वो आंखें ऐसी खौफनाक और ऐसी मुतासिर करने वाली थी कि मैं सिर्फ आंखों को देखता रह गया, उसके वजूद को देखना भूल गया। अगरचे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं थी, मगर मेरी आंखें उसकी तरफ खिंची हुई थी। दिल धड़क रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस्मानी और दिमागी कमजोरियों की इंतहा को पहुंचकर दुश्मनों के रहमो करम पर पड़ा रहूंगा। उसकी भारी भरकम आवाज सुनाई दी, फरहाद तुम मेरी आंखों में देख रहे हो और देखते रहोगे, मेरी आंखों से नजरें नहीं हटा सकोगे। वो ना कहता तब भी मैं यही करता। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम्हें भूख लग रही होगी,
तुम्हारा हलक खुश्क हो रहा होगा मगर तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ इन आंखों को देखते रहोगे और आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करके सो जाओगे। तुम्हारे दिमाग में ये आंखें नक्श रहेंगी। तुम बंद आंखों के पीछे जागते रहोगे तो मेरी आंखें नजर आएंगी। ख्वाबे गफलत में रहोगे तब भी मेरी आंखें तुम्हें देखती रहेंगी और तुम इन आंखों में डूबे रहोगे। देखो, तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं, तुम्हारी आंखें बंद होती जा रही हैं। मैंने महसूस किया कि मेरी आंखें वाकई बंद होती जा रही हैं और मैं गाफिल होता जा रहा हूं। आखिर मैं उसके हुक्म के मुताबिक सो गया। उसने दुरुस्त कहा था, सोने के बाद भी मुझे वो आंखें दिखाई देती रहीं और मैं उन आंखों की गहराइयों में डूबता रहा, उभरता रहा, उन आंखों से मुतासिर होता रहा। ऐसे ही वक्त मुझे शीबा की आवाज़ सुनाई दी, फरहाद फरहाद, मैं शीबा बोल रही हूँ, होश में आओ। मैंने महसूस किया जैसे ये जानी पहचानी आवाज़ है, मगर किसकी आवाज़ है। बड़ी हैरानी की बात थी कि मैं शीबा को भूल रहा था मगर इतना समझता था कि मैं इस आवाज़ को पहचान रहा हूँ। वो मेरी सोच पड़ रही थी। उसने कहा, हाँ फरहाद, तुम मेरी आवाज़ को पहचानते हो, मुझे याद करो। मैं शीबा हूँ, तुम्हारी शीबा हूँ। मैं तुम्हें आमना और पौमी के मुतल्लिक बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत सी ऐसी इतलात हैं जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। प्लीज़ अपने आप को संभालो। जब मैं अपने आप में नहीं था तो खुद को क्या संभालता। मेरे दिमाग में शीबा की सोच की लहरें ज़रा देर को रहती थी, फिर गुम हो जाती थी। दिमाग इस कदर कमज़ोर था कि उन लहरों को ज़्यादा देर तक महसूस नहीं कर सकता था। नतीजा ये होता था कि वो बार बार पुकारती थी। मेरे दिमाग में अच्छी तरह जमकर मुझे दिमागी तवानाई पहुंचाना चाहती थी। बेचारी हर तरह की कोशिश कर रही थी और नाकाम होती जा रही थी।